अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 102 बी स्टार्ट करते हैं। खामोश हो जाएं। लेक्चर 102 बी स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। अच्छा जी, थोड़ा सा रेशोज़ का काम कर लें, आधा एक घंटा, उसके बाद फिर जो है वो बाकी काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम पहुंचे हुए थे लिक्विडिटी रेशोज़ में करंट रेशो पे। करंट रेशो मैंने दोनों क्लासेस में करवा दी थी। और पेन गया कहाँ में? अच्छा जी बच्चों, करंट रेशो ये बताती है कि हम अपने डेट्स को पे करने की कितनी पोजीशन में हैं, अपने करंट डेट्स को, करंट लायबिलिटीज़ को अपने करंट एसेट से पे करने की कितनी ताकत रखते हैं। तो टाइम्स में ये रेशो निकाली थी और हमने बात की थी कि ये बताती है टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी एक्स हैज़ इतने करंट एसेट्स अवेलेबल एज़ कम्पेयर टू कंपनी वाई। तो जो ज़्यादा थी वो बेटर थी। लेकिन साथ ही हमने एक अहम पॉइंट यहाँ पर लिखा था कि अगर ये रेशो बहुत एक्सेसिव आ जाए, आइडियली ये 2:1 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना रखो। इससे ज़्यादा है तो 3 ही ऑप्शंस आप कह सकते हैं कि जी हैं हमारी इन्वेंट्री बड़ी पड़ी है, तो फिर हम कहेंगे कि भाईजान फिर आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है तो ये फिर ऑब्सोलीट होने का डर है, स्लो मूविंग है इसका मतलब। आपको जी डेटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे जी फिर इररिकवरेबिलिटी का भी इशू आ सकता है, बैड डेट हो जाए। आपको नहीं जी कैश ज़्यादा पड़ा है तो भी हमें एतराज़ है कि कैश फारिग रख के क्यों नुकसान कर रहे हो, इसको कहीं इन्वेस्ट करो और फिर उससे मज़ीद प्रॉफिट्स कमाओ, ठीक है ना। तो एक्सेसिव नहीं रखनी हमने करंट रेशो। जब हम कहीं फाइनेंस मैनेजर होंगे तो हम करंट रेशो कोशिश करेंगे कि इसके आसपास ही रहे, ठीक है जी बेटा। कहाँ पे? तो बेटा आप फर्स्ट रो में आ जाए, आप थोड़ा साथ हो जाए। अच्छा बेटा थोड़ी सी गुंजाइश बना दे। अच्छा जी सुने, अच्छा अब एक बात और भी सामने आई, वो ये कि देखें बड़ी लॉजिक, बेटा बातें नहीं करनी है, मुझे को नज़र आया ना मैंने निकाल देना है क्लास से। सुबह वाले हाथ खड़ा करें जो पहली क्लास वाले हैं। अच्छा आज ना थोड़ा सा मुकाबला किया उन्होंने, सुबह बड़े दावे कर रहे थे लेकिन बस वही देख लो, हालात देख लो। अच्छा सुने, अब बात यह है जो कि लॉजिकल भी है कि जी आप कह रहे हैं करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हैं। तो वही बिजली का बिल मैं मिसाल के तौर पे लूँ, तो बिजली का बिल आए और इन्वेंट्री बेचने जाएं, कोई ख़रीद ना रहा हो, फिर इन्वेंट्री भी कोई एकदम से तो नहीं बिक जाती। तो फिर ये बिल्कुल एक अहम रेशो है करंट रेशो, जिसको बिल्कुल हमने यूज़ करना है। लेकिन एक और इससे भी बेहतर रेशो हमने कहा कि लिक्विडिटी की होनी चाहिए, जिसमें से हम इन्वेंट्रीज़ को माइनस कर दें। अगर आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो बाकी जो एसेट्स बचते हैं वो क्विक एसेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फ़िलहाल कि हमारे पास सिर्फ इन्वेंट्री पड़ी है और कैश पड़ा है। तो अगर मिसाल के तौर पे भी कह रहा हूँ, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे सिर्फ इन्वेंट्री और कैश मेरे करंट एसेट्स में पड़ा है। मैं अगर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दूँ तो सिर्फ क्या बच जाएगा? कैश। तो इसको हम क्विक एसेट भी कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल रेडी कैश है, ठीक है। तो फिर यूज़र्स को ज़रूरत महसूस हुई तो अकाउंटेंट्स ने एक और रेशो उनको दी जिसका नाम उन्होंने रख दिया क्विक रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशो, तजाबी रेशो, एसिड टेस्ट रेशो भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्विक रेशो का दूसरा नाम क्या है जी? एसिडिटी रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को भी माइनस कर दो, करंट एसेट में से तो क्विक एसेट्स आ जाएंगे। तो फिर हमारे एक दोस्त यहाँ पे बैठे हुए थे, ये ब्लैक कैप वाले, क्या नाम है? शहाब। तो शोहाब क्यों बोला? शहाब बोला सर जी माना आपकी बात हमने समझ ली कि करंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्रीज माइनस की तो बाकी क्विक एसेट्स हैं, लेकिन शायद आपने गौर नहीं किया आपके यहाँ पर करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री के साथ साथ प्री पेमेंट्स भी पड़ी थी। तो प्री पेमेंट कोई ऐसा एसेट तो नहीं है कि जो बिजली का बिल आए तो वो इस्तेमाल करके पे कर लें।
यानी कोई करंट लायबिलिटी अगर पे करनी है तो उसके लिए क्या प्री पेमेंट इस्तेमाल हो सकती है? मेरे बिजली का बिल आया और मैंने 2 साल का एडवांस किराया अपने मालिक मकान को दिया हुआ था, जो मेरी प्री पेमेंट नजर आ रहा था, तो क्या मैं उस प्री पेमेंट को डिसॉल्व करके तोड़ के रेंट पे कर सकता हूँ? यानी प्री पेमेंट तो एक एसेट है जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में कैश नहीं आना, जो लायबिलिटी पे कर लें उसके अगेंस्ट तो फ्यूचर में सर्विस आनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स निकालने हो तो इन्वेंट्री के साथ साथ हमें प्री पेमेंट्स को भी लेस कर देना चाहिए। बात समझ आती है? और फिर वो भाई साहब आए, किधर गए? कोई तो हो, तुम आ जाओ, चलो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ, रोज यार जल्दी कर लो, इतना टाइम नहीं। साद भाई, ठीक है जी। साद भाई ने कहा हर कोई आ रहा है और करंट एसेट से क्विक निकालने के लिए चीज़ें निकलवा रहा है, तो इसने कहा सर डेटर भी तो होता है। अगर हम बिल आए और डेटर्स के पास जाएं, हो सकता है वो कहें नहीं जी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप जाएं, जो टाइम आपने दिया हुआ है, महीने का टाइम आपने दिया था ना भाई, तो महीने बाद पैसे देंगे, हम अपने वादे से मुकरने वाले नहीं हैं। गुड डेटर है लेकिन उसको टाइम दिया हुआ है। अब इसको भी निकाल देना चाहिए, इसको बिल्कुल निकाल देते अगर आप MFA के अंदर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ना पढ़ रहे होते। वैसे पढ़नी है ना, पढ़ रहे हैं ना, किसी ने अच्छा पढ़ लेंगे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, डेटर्स, ये वैसे आपने कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स एक चीज़ है जिसका मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने किसी से 100 रुपये लेने हैं और उस बंदे ने अभी 1 महीने बाद देने थे पैसे, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, मैं बैंक के पास गया और मैंने कहा जी अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप ऐसा करें मुझे 90 रुपये आज दे दें, आप 1 महीने बाद हमारे इस डेटर से जाकर 100 रुपये ले लीजिएगा, 10 रुपये आपके सर्विस चार्जेस। तो ये कॉन्सेप्ट होने की वजह से डेटर्स को हम क्विक एसेट्स में ही रखते हैं कि इन केस अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो हम बैंक से डिस्काउंट करवा के कैश तो निकलवा ही लेंगे, ठीक है। तो अगर डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स ना होती तो क्विक रेशियो निकालते हुए मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स के साथ साथ डेटर्स को भी निकालता, लेकिन डेटर्स को क्विक एसेट्स में रखने के लिए पड़ा रहने में, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्विक रेशियो में हमने करंट एसेट्स की बजाय क्विक एसेट्स लेने हैं। और क्विक एसेट्स जो हैं, क्विक एसेट्स जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्री पेमेंट्स, और आगे बड़ा सा फुल स्टॉप, डेटर्स माइनस नहीं करने। डेटर्स माइनस क्यों नहीं करने? क्योंकि डिस्काउंटिंग की वजह से हम डेटर्स को रियलाइज करके कैश पे कर सकते हैं, कोई लायबिलिटी पे करनी हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसने बचा लिया, इनको वहीं पे पड़े रहेंगे, ओके, ठीक हो गया। तो क्विक रेशियो क्या है जी? क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अब मैं गया अपने सवाल में, मैंने अपनी कंपनी की तरफ देखा, ये वैसे कितना काम कर लिया हमने 2 दिन में, देखो उफ उफ, इतना आसान टॉपिक है ना, फटाफट ही हो ही जा रहा है। जगह बनाओ इसकी यार, उधर बैठ जाओ, इधर जरूर बैठना है तुमने, आगे हो जाओ भाई, आगे हो जाओ, इधर बिठा लूँ, इधर 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 बिठा लूँ किसी को? अच्छा यार जल्दी करो, टाइम नहीं है। सेकंड बैच का एक और बच्चा आ गया, फिर भी तुम लोग 20% से कम ही हो, और हम इसको गिनेंगे भी नहीं, लेट आया। प्लीज प्लीज। अब जो बच्चा बोला ना इस तरह से लीडरशिप या मैनेजमेंट वाली बात भी या मैनर्स वाली बात भी, इसको मैं निकाल देना है क्लास में, डिस्टर्बेंस होगी यार, टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स निकालने हैं तो इन्वेंट्री और प्री पेमेंट को माइनस कर दो। अब करंट एसेट्स मेरे हैं टोटल 13,900, ये टोटल करंट एसेट्स है ना जी। इसमें से इन्वेंट्री को निकाल दें, अच्छा सॉरी ये लो, अच्छा करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दो। कोई प्री पेमेंट्स हैं नहीं सवाल में, इसलिए उनको माइनस नहीं कर रहे, सवाल में आ जाए तो माइनस कर देना वाइल कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो, ओके। अच्छा डेटर्स और बैंक पड़ा रहे, तो 8900 माइनस 4200 करूंगा मैं, 8900 माइनस 4200 4700 क्विक एसेट्स आ गए। अब मैंने 4700 डिवाइड बाय 38 किया तो 1.2 टाइम्स मेरी क्विक रेशियो है। अब ज़रा जल्दी से आप भी कैलकुलेट करें, सब कर लें, सुबह करने थे, सुबह वाली क्लास में मैंने ये रेशियो कैलकुलेट नहीं करवाई थी तो इसलिए रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, जल्दी करें।
ये देखें रिवीजन का काम शुरू हो चुका हुआ है। सवाल तो ये मेहताब वाला ही है, लेकिन इसके अंदर ना मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। जैसे ये देखिए मैंने इसमें एंडोमेंट फंड ऐड कर दिया है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट में मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कह दिया है, और ये काम अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ये अब कल का संडे मैं लगाऊंगा, तो अभी बेशक इसको मैं रिवीजन ना भी कहूँ, फिर मैं एक हैंडआउट बना लूँगा इंशाल्लाह, जो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। सारा ना भी बना तो जितना बन गया वो शेयर कर दूँगा। अब वो हम काम करने होंगे हमने जो, वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मंडे से। जी जी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा जी। करंट रेशो, क्विक रेशो मेरी गाड़ी की, मेरी कंपनी 1.2 आ गई, और आपकी गाड़ी की क्विक रेशो, यानी ये मामला है, ऐसे ही है। लिखो लिखो लिखो, बताना नहीं है कुछ, इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। चलो आ जाओ। नंबर 1, टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी, वही वाला लिख लूँ ना, हाँ ऐसे ही है। टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी, कंपनी एक्स हैज़ ₹1.2 of quick assets, ₹1.2 of quick assets available as compared to, कितना था जी? आप तो अनेबल हैं टू पे योर करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ योर करंट एसेट्स। हाँ, ₹1 बिल आ जाए तो आपके पास ₹1 क्विक एसेट्स में पड़े ही नहीं है, बड़े आए चल रहे थे हम अच्छे, हम ये हम वो। टू पे ₹1 current liability, company X has 1.2 of quick assets available as compared to ₹0.9 of company Y. Therefore, company X is in a better position. Therefore, company X is in a better position to honor its, honor ही लिखा था ना, honor its, मैं क्या कुछ और लिखा तो वही लिख लें, honor its करंट लाइबिलिटीज। ये ऑनर लिखने की कोशिश की थी मैंने, ऑनर इट्स करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट, आउट ऑफ इट्स क्विक एसेट्स, ठीक है जी। अगली बात भी लिख लो, एंड एक बढ़ा रहा हूं बात, एंड कंपनी वाई इज अनएबल टू डू सो। अब पूरी बात ना लिखो दोबारा, एंड कंपनी वाई इज अनएबल टू ऑनर इट्स करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ, नहीं, ऊपर बात चल रही है ना। Therefore, company X is in a better position to honor its current liabilities out of its quick assets, and company Y is unable to do so. तो ठीक है, तो बेटर भी बता दिया और साथ ये भी बता दिया कि इनकी तो एबिलिटी नहीं है, आप लोगों की तो एबिलिटी ही नहीं है टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी आउट ऑफ, टू पे करंट लाइबिलिटी आउट ऑफ क्विक एसेट्स, ठीक है। ओके, अब प्लॉट बिक जाएगा अब जी यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे क्या था, आइडियल करंट रेशियो 2:1 है। क्विक रेशियो के बारे में ये 2:1 नहीं बल्कि 1:1 कहा जाता है। अकाउंटेंट्स कहते हैं क्विक रेशियो ₹1। हाँ, कैश, एक्सेसिव कैश तो पहले ही कह दिया ना, नहीं होना चाहिए, तो लिखें एन आइडियल क्विक रेशियो इज, एन आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1, यानी कि अगर आपके पास ₹1 करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए ₹1 क्विक एसेट में पड़ा है तो ये एनफ है, ठीक है। एन आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1, एंड एनी एक्सेसिव क्विक रेशियो, एंड एनी एक्सेसिव क्विक रेशियो may be an indicative of, बस एक ही कर दो, excessive
cash may be an indicative of excessive cash which can be invested elsewhere. बस आगे क्या लिखना, टू अर्न प्रॉफिट्स, इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं, ठीक है ना। ओके तो ये आपकी क्विक रेशियो आ गई। बहरहाल इसके नीचे भी 2-3 लाइनें छोड़ देना। हाउएवर लिख लो, उस पर लिखा था, उस पर भी लिख सकते थे जी, लिख लें जी, इन पे आगे हाउएवर डॉट डॉट डाल लें जी। बढ़नी है भाई, ये जगह क्यों छुड़वाई है, ये क्या हवा लगवानी थी इन इंटरप्रिटेशंस को कि यार जगह छोड़ छोड़ के लिखो। इससे ज़्यादा कोई जुगाड़ नहीं लग सकता, खुदा का नाम लो। मैं को हर रेशो में 4-4 पॉइंट्स वो लिखवा रहा हूँ जो पर्चे में भी लिखने हैं, तब इसमें और क्या जुगाड़ तुम लोग चाहते हो, जान ले लो मेरी तुम लोग जी। इट इज़ बेटर, हाउएवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर, इसमें तो कोई जगह नहीं लगनी है आपकी, बेटर टू कंपेयर आप डॉट 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 कर देते हैं। मुझे नहीं पता क्या आता है बेटा, हाँ तुम क्लास के बाद आना तो मैं बताऊंगा। अच्छा जी, इनके नीचे 2-3 लाइन इसलिए छुड़वा रहा हूँ, प्लीज़ हो सकता है मैं खुद से ही आपको मंडे को आके 1-2 लाइन ऐड करवा के पास पेपर की प्रैक्टिस पे ले जाऊं, लेकिन पास पेपर 1-2 होमवर्क मैं दूंगा ज़रूर आज, ठीक है, ताकि आप उनको देख तो सकें कम अज़ कम। ओके, संडे ऑफ किया हुआ है, ऐसे थोड़ा ही है मैं सारा संडे काम करूं आप आराम करें, ऐसे कैसे। अच्छा भाई बहस नहीं, संडे ऑफ है क्या, कि क्या होगा, सिर्फ यही होगा, हाँ जी सिर्फ यही होगा, अब इसी में से ही आपको होमवर्क दिया है, पास पेपर नहीं है, चलो जी ठीक है, पास पेपर नहीं, कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा ओके, नाउ कितनी रेशोज हम कर चुके, सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी की 4 रेशोज की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, एसेट टर्नओवर, 3 और ऐड करेंगे वहाँ। उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल की 7 रेशोज की, बेसिकली 4 ही हैं, अगली 3 तो उसी के हिसाब से ही थी, तो डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज, वर्किंग कैपिटल डेज, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है, और फिर इन डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री का टर्नओवर, 7 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, नहीं अभी 11 हुई हैं, हमने तो 2, ठीक है। उसके बाद हमने लिक्विडिटी, ये अलग अलग नाम याद रखने, क्योंकि कभी कभी ना पर्चे में वो यूं भी कह देता है कंप्यूट लिक्विडिटी रेशोज, वर्किंग कैपिटल रेशोज, फिर मुंह उठा के बैठे हो कौन सी हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशोज 2 ही हैं, वो हमने अभी निकाल ली हैं, एक है करंट रेशो, दूसरी है क्विक रेशो, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी डेट रेशोज की तरफ, जिसमें सबसे पहली रेशो है डेट ओवर इक्विटी रेशो। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसका फॉर्मूला इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इस रेशो का फॉर्मूला इसके नाम में ही छुपा हुआ है। वैसे ना एसेट टर्नओवर का भी एक आसान वाला नाम है, नेट सेल्स ओवर टोटल एसेट्स रेशो भी लिखा होता है, लेकिन वो नाम आपको बता दें तो आपको क्या रेशो याद करनी, इसलिए मैंने वो नाम बताया ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही डेट इक्विटी रेशो है, कोई नहीं कुछ भी नहीं था ये, डेट इक्विटी रेशो, बेटा चुप कर जाएं, जिन्होंने बोलना है वो हाइब्रिड में चले जाएं, वहां जाके खड़े हो जाएं, अभी तो वैसे नजर भी कुछ नहीं आ रहा हूं। अच्छा, डेट ओवर इक्विटी, जी डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट ही होगा, ठीक है। असल में ना यूजर्स डिफरेंट होते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने आए कंपनी में तो वो वर्किंग कैपिटल, वो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को देख रहा होता है, ऐसे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट मेरे आप जैसा बंदा जाए, और कोई पूरी कंपनी को ही एक्वायर करने जा रहा हो तो वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा गले तो नहीं पड़ जाएगी, वो प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेगा और वर्किंग कैपिटल की रेशोज भी देख रहा होगा, ठीक है। फिर जो बंदा उधार देने लगेगा कंपनी को, क्रेडिटर नॉर्मली,
वो क्या करेगा, लिक्विडिटी रेशो देखेगा। और जो बैंक होगा ना, बैंक लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक भी लिक्विडिटी रेशो देखता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि करंट लायबिलिटीज को ही हम देख रहे हैं ना, तो वो ये देखता है कि मैं इनको लोन दूं या ना दूं, करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स में से पे कर सकते हैं, कोई एसेट में पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो शॉर्ट टर्म लोन के लिए तो वो ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रेशो है ये बैंक देखेगा, और तब देखेगा जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना चाह रहा हो, और वो ये देखना चाह रहा होगा कि ये कंपनी कितनी अपने पैरों पे खड़ी है और कितनी बेसाखियों पे खड़ी है। क्योंकि मैंने आपको कहा कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें होती हैं, इक्विटी प्लस। अब इक्विटी जो है ये ओनर्स का अपना पैसा है, ऐसा ही है, ये कंपनी के अपने पाँव हैं, और डेट लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं ये बैसाखी हैं। अब आपने इतना थोड़ा बहुत कंपनी लॉ तो पढ़ ही लिया होना है, अच्छा नहीं पढ़ा तो इतना तो आपको नॉलेज भी है कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है शेयर्स में, वो तब पैसे वापस मिलते हैं जब कंपनी खत्म हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, क्या सारे मिल जाते हैं? हाँ, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं बैलेंस शीट एक बना रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है, उसमें एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स लेट्स से उसके अंदर 100 रुपये के पड़े हैं, करंट एसेट्स उनके पास 50 रुपये के पड़े हैं, 150, ठीक है। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आता है, तो उसके अंदर इक्विटी है, इक्विटी लेट्स से पड़ी है इनके पास, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिख लो, चलो। इक्विटी इसमें 90 रुपये की है, और लायबिलिटी सारी की सारी कितनी बनेगी, बैलेंस कराना है 60 की। अब अगर कंपनी आज बंद हो जाए, बच्चों मैंने ना ये बात समझाई थी आपको जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में मैंने एक लफ्ज़ समझाने की कोशिश की थी, रेजिडुअल इंटरेस्ट। शेयर के कैपिटल के बारे में क्या कहते हैं जी अकाउंटेंट्स, क्या डेफिनेशन होती है अकाउंटिंग के अंदर इसकी, ये एक रेजिडुअल इंटरेस्ट है। क्या है? रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अगर आज बिजनेस बंद हो जाए तो ये सारे एसेट्स रियलाइज किए जाएंगे, उनसे कितने पैसे आएंगे, लेट्स से ये फेयर वैल्यू है, लेट्स से 150 आ गया, क्या ये 150 ओनर्स लेके घर भाग जाएंगे? नहीं, पहले ये खड़े होंगे आगे ही, आ जाओ भाई कंपनी बंद हो गई है ना, सारा कुछ बेच बिटा दिया ना, चलो हमारे 60 दे दो, बाकी तुम ले जाओ। इसको कहते हैं शेयर कैपिटल के अंदर ये रेजिडुअल, ये शेयर कैपिटल जो ओनर होता है ना, शेयर कैपिटल का जिसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है, वो हकदार होता है रेजिडुअल इंटरेस्ट का, बच्चे खुच्चे इंटरेस्ट का। कंपनी बिक जाए, लायबिलिटी सारी पे हो जाए, फिर भी कुछ बच जाए, तो फिर वो इनको शुक्र करो प्रेफरेंस वाले भी मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, वरना वो पहले वो खड़े होते हैं, फिर बेचारा मैंगो शेयर होल्डर। खैर चलें, छोड़ें, बात सादा रखें, ठीक है, कि अगर कंपनी आज बंद हो जाए तो इस कंपनी के पास 150 रुपये समझो पड़े हैं, समझो, तो लायबिलिटी वाला रिलैक्स होगा। लेकिन अभी भी इसकी थोड़ा सा होना शुरू हो चुका है काम। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, डेट ओवर इक्विटी, मैं कहता हूँ जी ये इक्विटी के अंदर ना सारी की सारी ये नॉन करंट, ये लॉन्ग टर्म लोन ही है सारा, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म लोन है ही नहीं, कोई क्रेडिटर है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, ठीक है। अब ये कंपनी है, इस कंपनी को किसी बैंक ने लोन देना है, ठीक है, हमने कहा जी ज़रा परसेंटेज निकालो, डेट परसेंटेज जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड की कितनी है, मतलब डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी प्लस डेट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, बोलो। ये मैंने रख ही लिया इस सवाल के अंदर, मैंने रख ही क्या दिया है, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड रखा हुआ मैंने एग्जाम्पल के अंदर समझाने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ इंटू 100 करना है जी, 60 का लॉन्ग टर्म डेट है, और नीचे 90 प्लस 60 150, ठीक है, इंटू 100 कितना जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी 40% बैसाखियों पे खड़ी है। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? यानी इस कंपनी के टोटल जो पैसे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, या इस कंपनी के पास जो कुछ भी टोटल पड़ा है उसमें से 40% किसी और का है, ठीक है।
अब अगर बैंक इसको इसके साथ लेन देन करने का लगेगा, इसको कोई नया लॉन्ग टर्म लोन देने लगेगा, तो वो देखकर कहेगा है तो रिस्की लेकिन अभी थोड़ी गुंजाइश है इसको, क्योंकि अगर आज बंद हो जाए तो इसके एसेट्स बेचकर मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है कि और पहले लेने वाले लेकर भी जो है ना 10 रुपये 10% पे जो है वो छोड़ जाएंगे, थोड़ा बहुत लोन उस हिसाब से दे देगा। ये तो थी एक कंपनी। ठीक है, ये लेट्स से कंपनी ए थी। अब कंपनी बी इसी को बना लेते हैं। लेट्स से ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें इक्विटी और लायबिलिटी 75 है। हाँ जी, बी डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट में करता हूँ। दो फॉर्मूला हैं इसमें भी, सिर्फ इक्विटी नीचे रख सकते हैं लेकिन उसको ना समझना ज़रा मुश्किल है, इसलिए वो नहीं करना फिलहाल। ठीक है, तो डेट ओवर इक्विटी प्लस, ये दोबारा क्यों लिखें, यहाँ से करते हैं जी, इक्वल टू बताओ जी 75 डिवाइडेड बाय 150, 75 प्लस 75 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये बड़ी रिस्की हो गई है, ये ज़्यादा रिस्की हो गई है। इसको लोन देते हुए ज़रा डरेगा बैंक कि इसमें आधा पैसा ओनर्स का, आधा बिजनेस का है। एक कंपनी सी आई, इस कंपनी सी के अंदर ये सूरत हाल है ऑलरेडी, वैसे पता नहीं ऐसी बनी भी होगी या नहीं, लेकिन चलो हम बना लेते हैं। तो इस कंपनी को कहीं से लोन नहीं मिलने वाला, मैं बता दूं। इस कंपनी को देखकर बैंक भागेंगे। क्या 20%? ये कंपनी, ये क्या हुआ, इक्विटी लिख लिया, सॉरी डेट लिखें, मैं तो दूसरों के ऊपर इसका इन्हिसार। ओह अच्छा जी, सुने, वैसे भी बता सकते थे कि जी लेकिन वो इक्विटी ऊपर रखे ना तो फिर बात यूं बन रही होती है कि इक्विटी कितनी पड़ी है। अब बताओ, जिस कंपनी में ऑलरेडी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, टोटल जो बिजनेस के पास सब कुछ पड़ा है, वो टोटल में से अगर 80% ऑलरेडी लोगों का है, तो फिर बैंक नए पैसे नहीं देने लगा। बैंक कहेगा यार इसके पल्ले तो अपने और पहले कुछ है नहीं। तो जितनी कम ये डेट की रेशियो होगी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, कंपनी उतनी कम रिस्की है, उतना इजीली इसको लोन मिलेगा। बात समझे हो? ठीक है, एक कंपनी और है, वो कंपनी डी है। उस कंपनी के अंदर 140 रुपए की इक्विटी है, सिर्फ 10 का डेट है। ऐसी कंपनी 10/140 जमा 10 कितना, इसको दूर से देख के बैंक वाले बुलाएंगे, आ जाओ लोन ले लो, लोन वाले वो डी को देख के कह रहे होंगे, और सी को देख के क्या कह रहे होंगे, जा। ठीक है, बात समझे हो? अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा ये रेशो आएगी उतना ज्यादा कंपनी रिस्की है, उतना ज्यादा गियर्ड है। ये एक लफ्ज है टेक्निकल, गियर्ड, गियर नहीं तो गियर लगा, गियर्ड। इस रेशो को, डेट इक्विटी रेशो को, कहां लिखा था मैंने, कहीं लिखा था, हाँ, इस डेट इक्विटी रेशो को गियरिंग रेशो भी कहा जाता है। कितनी गियरिंग है इसमें, कितना लोगों का पैसा इसमें पड़ा है, कितना डेट है इन रिस्पेक्ट, इन कंपैरिजन विद टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशो को गियरिंग रेशो भी कहा जाता है। इधर देखो, दिस कंपनी इज लेस गियर्ड, दिस कंपनी इज मोर गियर्ड। ठीक है, तो जितनी ज्यादा गियर्ड मतलब उतनी ज्यादा लोगों के पैसे हैं ना, उतनी ज्यादा रिस्की। तो नया डेट फिर देते हुए बैंक इसको सोचेगा कई दफा। ठीक है, और सही है। तो अगर इक्विटी डेट करोगे ना तो फिर इसको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे 60/90 करूं तो फिर 100% रिस्की होगा। यहां पर थ्रेशहोल्ड क्या है, थ्रेशहोल्ड है 50% तक। ठीक है, काम 50% से ऊपर जाए तो मैं यूं कह रहा हूं कि जी आध से भी ज्यादा लोगों का पैसा है। ये समझाना जरा आसान है। अगर आप डेट ओवर इक्विटी सिर्फ करेंगे ना, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेंगे, तो फिर मुझे 100% को जहन में रखना पड़ेगा कि ये थ्रेशहोल्ड है।
कि अगर 100% से नीचे नीचे है तो रिस्की नहीं है, अगर 100 से ऊपर जाए तो रिस्की है। अब ये बच्चे को समझाना ज़रा मुश्किल है कि 100% से ऊपर जाए, तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला दूसरे वाला यूज़ करता ही नहीं हूँ। ये फॉर्मूला यूज़ करें, ये लॉजिकली बात समझ भी आ रही है। ओके, वैसे फॉर्मूले किताब में दोनों लिखे हुए हैं, IQ की किताब में भी दोनों लिखे हुए हैं, आप जो सा मर्जी लगाएं तो आप यही वाला लगाएं ना, ठीक है। ओके, ले जी, तो फॉर्मूला अब लिखते हैं इसका। फॉर्मूला क्या है जी इसका? फॉर्मूला है इसका डेट ओवर लॉन्ग टर्म लोन लिख दूं या डेट लिख दूं? लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स इनटू 100। आंसर वुड बी इन परसेंटेजेस। ये चपेड़ें पड़ी हुई हैं आप लोगों की, ये तो मिटा दें। चपेड़ें पड़ी हुई थी ना, 350:1, 352:1, है ना चपेड़ें। अच्छा, मेरी कंपनी मेरी कंपनी मेरी कंपनी मेरी कंपनी किधर गई? सवाल ही इतना आगे चला गया कि अब यहां से भी दूर से ही आना पड़ रहा है। लो भाई प्यारो, राज दुलारो, ये है लॉन्ग टर्म लोन और ये है इक्विटी। तो 3000 डिवाइडेड बाय 10,100, 3000 दोनों अलग अलग करके लिख लेता हूं। ये लो, 3000 क्या है जी? डेट। और जान दे यार, आजा, 3000 इज द डेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7100 जमा 3000। लेकिन एवरेज नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये एज ऑन वाली कहानी है भाई। लिक्विडिटी रेशो में भी क्रेडिटर क्या देखेगा? अब इसको पैसे दूं ना दूं, अब इसको चीजें उधार पे बेचूं ना बेचूं। सुन लो जरा बात, क्रेडिटर ने ये बैलेंस शीट देखकर फैसला करना है कि इसको अब उधार दूं या ना दूं। तो उसकी बला से सारा साल क्या एवरेज रहा वो तो अभी देखेगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है, इसकी गुंजाइश क्या है। ये ना हो शुरू में बहुत कम था, एंड पे बहुत ज्यादा हुआ पड़ा हो ये मतलब लोन इसका, और एवरेज करने से कम हो जाए, उसको डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी। ऐसे ही ये बैंक है, शुरू में जो मर्जी हो, साल के दौरान बहुत लोन लेकर क्लोजिंग तक ज्यादा हो गया, अब एवरेज लेके तो उसकी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी। तो लिक्विडिटी रेशो में भी सिर्फ क्लोजिंग देखा, डेट रेशो में भी सिर्फ क्लोजिंग। एज ऑन हालात देख रहे फैसला करना है हमने इसको उधार दें या ना दें, चाहे वो लिक्विडिटी रेशो है चाहे वो डेट इक्विटी रेशो है, ठीक है। अच्छा, इतनी देर कुछ समझा नहीं, सिर्फ यही सोच रहे थे कि चुप करे मैं ये बोलूं। अच्छा जी, इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। भाई ये तो मैं हूं, अब आपके क्या हालात हैं? आप अच्छे नहीं हैं, आप रिस्की हैं। 40% बोला ना, 40% बोला। तो बैंक अगर कंपनी एक्स और वाई दोनों एक बैंक के पास जाएं तो पहले वो किसको आगे बिठाएंगे? एक्स आप आगे आ जाएं, आपको पहले लोन देंगे। इनको तो जरा देखना पड़ेगा इनके हालात कैसे चल रहे हैं, क्या है। आप रिलैक्स हैं, हम आ जाएं आगे। डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशो में 30% है मेरी कंपनी की डेट इक्विटी रेशो, और आपकी कंपनी की डेट इक्विटी रेशो है 41%। चलो अब लिखना शुरू करो। कंपनी एक्स इज 30% geared as compared to 41% gearing of company Y. Therefore, company X is better as it is less risky and it may find easy to obtain new finances. न्यू, ये मुश्किल होगा जुमला, मुझे आसान करने दो, भी ना लिखो। कंपनी एक्स इज बेटर एज इट इज लेस रिस्की एंड इट मे बी एबल टू रेज न्यू लोन्स इजीली। लेस रिस्की है और नए लोन जरा आसान हो गया अब जुमला, ठीक है। ओके, कंपनी एक्स इज 30% गियर्ड एज कंपेयर टू 41% गियरिंग ऑफ कंपनी वाई। जिसके बाद हमने ये बताना है कि अब बेटर क्यों है। देयरफॉर कंपनी एक्स इज बेटर क्यों? एज इट इज लेस रिस्की। लेस गियर्ड तो लेस रिस्की,
एंड इट मे बी एबल टू रेज न्यू लोन्स इजीली, उनको नए लोन शायद आसानी से मिल जाए। बस एक जुमला काफ़ी है इसके लिए, फिलहाल 2-3 लाइनें इसके नीचे छोड़ो। और अब अगली रेशो लिखो, इंटरेस्ट कवर रेशो। ये भी बैंक देखेगा। देखो बैंक को दो सिचुएशंस, बैंक को ये बिल्कुल एक जैसी हैं, इसलिए बिल्कुल मसला नहीं होगा, बिल्कुल सेम सेम लगेंगी, ठीक है। मैं प्राइस अर्निंग रेशो को मंडे पे रखूंगा, ठीक है। बाकी बस नेट प्रॉफिट वाली रेशोज बहुत आसान वाली, वो करा के आपको ये बंच दे दूंगा याद करने के लिए, ठीक है। बैंक को दो कंसर्न्स होंगे जब भी कोई उनसे लोन लेने आएगा। सबसे पहला कंसर्न, बेटा थर्ड रो में आ जाए, थर्ड रो जरा साथ हो जाए, ये दरमियान से बैग उठा लें। उन्होंने फीस दी हुई है बैगों ने? अच्छा, जी कहाँ गुस्सा होता है यार। अच्छा, गुस्सा भी तुमने देखा नहीं है, वो बड़ा गुस्सा है यहाँ क्यों पड़ा है, ये लाइनें लगाने के लिए, मैंने तो कभी नहीं लगाई। अच्छा सुने, मैं कह रहा था बैंक को दो कंसर्न्स हैं। एक, लोन देते हुए किसी को भी वो ये देखेगा मेरा असल पैसा वापस आना है कि नहीं आना, और दूसरा फी सबीलिल्लाह तो वो लोन देता नहीं है, इतना अच्छा तो है नहीं। दूसरा क्या है, उसने ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है किसी कंपनी के डेट कैपिटल में, उस पर रिटर्न यानी इंटरेस्ट भी कमाना चाहेगा। भाई वो एसी भी चला दें, ये भी 23 पे करवा दें। मैंने मशवरा मांगा है किसी से, भाई ये 23 पे करा दें, वो चला दें, थोड़ी देर बाद देखते हैं, अगर मामला सही ना हो तो फिर इनको 20 पे करेंगे। बीमार होना चाहिए इस टाइम पे, मेहरबानी करो, एसी तो चल रहे हैं, तेज़ करें या आहिस्ता करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, खामोशी से बैठे। ये फिर बाद में सर वो बीमार हो गए थे बस आखिरी महीने में। आजकल बहुत एहतियात करें, सदका देते रहा करें हर वक्त। अच्छा जी, थोड़ा सही चाहे। सुने, मैंने कहा बैंक को दो कंसर्न्स होंगे। एक, यार इसको साथ ही ले जा, रुक जा वाले को तमीज़ ही कोई नहीं, इसको क्लास में बैठने, चुप करके बैठो। अब गुस्सा है, वापस रिवाइंड। बैंक को दो कंसर्न्स हैं, मेरा रट्टा भूल जाएगा मुझे। बैंक को दो कंसर्न्स हैं, असल पैसा वापस आए और इंटरेस्ट भी आए। असल पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा इसका अंदाजा बैंक ने लगा लिया डेट इक्विटी रेशो से, गियरिंग रेशो से। और इंटरेस्ट पे करने की अहलियत ये बिजनेस रखता है या नहीं रखता है, ये निकालने के, ये पता लगाने के लिए ये कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कवर रेशो। क्या करेंगे जी? अच्छा, अब इंटरेस्ट कवर रेशो बिल्कुल वैसे ही है जैसे करंट रेशो थी ना, मिलती जुलती। वहां पे हमने क्या कहा था, ऊपर रखा था करंट एसेट्स को, नीचे करंट लायबिलिटीज को, और हमने कहा था टू पे 1 रुपी करंट लायबिलिटी, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी, ऐसे टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी हैज इतने रुपए ऑफ करंट एसेट। अब इस रेशो के अंदर ऊपर रख देना है पीबीआईटी, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, ठीक हो गया। और इसके बाद नीचे इंटरेस्ट एक्सपेंस को, फाइनेंस कॉस्ट को रखेंगे। अब ये रेशो भी ऐसे ही, जरा बताओ क्या बताएगी? टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी हैज इतने करंट एसेट्स, ये भी टाइम्स में, मैंने कहा जरा लिंक कर दूं। टू पे ₹1 इंटरेस्ट एक्सपेंस, कंपनी हैज इतने रुपए ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। अब ये जिस कंपनी का ज्यादा होगा उसको फटाफट लोन मिलेगा, चलो जी इससे इंटरेस्ट तो आ ही जाना, और ठीक है। तो मैंने जरा उसका जो है ना आपको वो क्या कहते हैं कंपैरिजन नहीं कहते, जरा थोड़ा सा रिलेशन बता दिया ताकि कोई नई चीज याद ना करनी पड़े। लाइक करंट एसेट आपकी ये इंटरेस्ट कवर रेशियो है, वहां पे बताते हैं ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हैं, यहां बता रहे हैं ₹1 इंटरेस्ट एक्सपेंस के मुकाबले में इनके पास कितने रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये बना, मैंने लिखवा दिया था, पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, यार वहीं पे लिखो, बल्कि पीबीआईटी यहां पे लिख ही रहे थे ना फॉर्मूला, सॉरी भूल गया मैं। पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। और ये किस में आएगी जी? टाइम्स में। अच्छा जी, अब मैं अपने सवाल की तरफ गया, भागा और मैंने वहां पर देखा पीबीआईटी, वो तो मैंने निकालना है,
वो इन दोनों से निकाला था, याद है 750 प्लस 510, ठीक है। तो पीबीआईटी और फिर उसको ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ कंपेयर कर लेना, ठीक है जी। मेरी कंपनी का पीबीआईटी कितना है जी? 510 है, 510 जमा, अच्छा 7 नहीं, अच्छा ठीक है, 750 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्लस मैं ज़रा फॉर्मूला लिखना चाह रहा था, मैं खुद ही देख लेता हूँ, रहने दो। 750 जमा 510 मुझे मिल गया, मेरे सवाल में पड़ा था, मैं ऐसे ही सवाल में गया जी, प्लस 510 डिवाइडेड बाय 510 कितने टाइम्स है? 2.5 टाइम्स, यानी कि ₹1 इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर है तो उसके बदले इनके पास ₹2.5 प्रॉफिट अवेलेबल है कंपनी एक्स के पास, ठीक है। अच्छा, ये इस सवाल से निकालनी इसीलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम है ना दोनों का, वो सही है, लेकिन हमने निकालना सीख लिया। तो बहरहाल अब इसकी इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूँ कि कंपनी किसके लोन ज़्यादा थे? आपके पास लोन ज़्यादा थे ना, बोलो, तो फिर आपने ही पहले भी इंटरेस्ट ज़्यादा दिया होगा। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूँ मैं कि कंपनी एक्स इज़ बेटर, एक दो लाइनें तो लिखवा दूँ ना, तो लिखो कंपनी एक्स इज़ इन अ बेटर पोजीशन। अब ये ना कहना खुदा के लिए कल आके सर ये तो सेम है, आपने कैसे बेटर कह लिया, मैंने अज्यूम करके 2 जुमले लिखवाने, नहीं तो रहने देते हैं, जब कोई सवाल आएगा तो लिख लें। कंपनी एक्स इज इन अ बेटर पोजीशन टू पे इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू कंपनी वाई, ठीक है। बस ये काफ़ी है, इसलिए ये काफ़ी है कि अब असल सवाल में जब आएगा ना दोनों रेशोज निकली होंगी तो आप फिर यूँ लिखेंगे कि कंपनी एक्स एज अ इंटरेस्ट कवर रेशो ऑफ इतने एज कंपेयर टू इतने, विच शोज दैट कंपनी एक्स इज इन अ बेटर पोजिशन टू पे इट्स इंटरेस्ट आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, देयरफॉर इट इज़, और उसके आगे वो भी लिख लेंगे कि इट विल फाइंड ईजियर टू ऑब्टेन न्यू फाइनेंस, वो भी वैसे ही आ सकता है। तो थोड़ा सिर्फ आपको ये बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, असल में इस सवाल में ये लगती नहीं थी, ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, अब 15 तक तो हम पहुंच गए, अब 3 और रेशोज़ हमने करनी है, ठीक है। शायद एक छोटी सी चौथी भी कर लें, वो छोटी सी इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें बस वो परसेंटेज एक निकालना सीखनी है, शायद वो करे, शायद अभी ना भी करवाऊँ। नंबर 16, लो भाई, सवाल नंबर तो 2 शुरू हो जाएगा अब, लेकिन इधर देखो, सबसे पहली रेशो है नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, इसको नेट प्रॉफिट रेशो भी कहते हैं। नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है, नेट प्रॉफिट ओवर सेल इनटू 100। अब ये क्या बताएगी परसेंटेज में, अगर ₹1, ये ना ये 3 रेशोज जो हैं, ये 3 रेशो सेल की परसेंटेज के तौर पे बाकी चीज़ों को बता रही हैं। जैसे नेट प्रॉफिट ओवर सेल का मतलब नेट प्रॉफिट सेल का कितने % है, मतलब एक ₹100 अगर ये कंपनी सेल करेगी तो उसमें नेट प्रॉफिट कितना है, तो फिर वो 1000 उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। दूसरी रेशो आएगी, वो बताएगी कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशो। अब वो रेशो ये बता रही होती है कि अगर ₹100 की सेल हो तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल कितने % होती है। फिर तीसरी आएगी, वो 3 मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को सेल से, यानी कि एडमिन या सेलिंग ऑपरेटिंग, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल रेशियो है, एक्सपेंस टू सेल रेशियो है। वो क्या बताएगी कि एक ₹100 अगर सेल हो तो कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने % होते हैं उसके अंदर से। बेसिकली वो ये देखना चाह रहा था यूज़र के, वो ये बेसिकली ना परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस देख लो तो बना लेता है आसानी के लिए, वरना तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2879692615, ऐसे ही ये सेल्स लिखी हुई हैं जी एक कंपनी की, नीचे कॉस्ट ऑफ सेल लिखी हुई है 1523127, पता नहीं ऐसे 50, पता नहीं क्या क्या। अब उसको नहीं समझ लग रही होती कि यार कितने % को प्रॉफिट कमाया इन्होंने, ठीक है। तो इसके लिए एक परसेंटेज के अंदर समझो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने लगा है, जिसमें हम जब कहते हैं नेट प्रॉफिट ओवर सेल,
तो वो कैलकुलेशन करते हैं तो पता लग जाता है कि नीचे जो नेट प्रॉफिट पड़ा था उसको जब सेल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटू 100 किया तो पता चला कि जी नेट प्रॉफिट जो है वो सेल्स का लेट्स से 30% था। नेट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन की तरफ ना जाओ, मुझे नहीं आती वैसे वो चीज़, लेकिन कंट्रीब्यूशन इससे नहीं कहते, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। अच्छा, तो 100 रुपये की सेल हो उसमें 30 रुपये प्रॉफिट होता है, 100 में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाली तो पता चला 40 और पीछे 60 बचेगा, ठीक है, ये ना बात जाए 40% मेरी जीपी रेशो आई, जिससे ये पता चला कॉस्ट ऑफ जीपी रेशो भी निकलती है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है 40%, मुझे पता चला कि ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 100 रुपये की चीज़ बेचूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है 60 रुपये। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे हो जाते हैं जी, सेलिंग एक्सपेंस होते हैं 10%, एडमिन एक्सपेंस होते हैं 20%। ज़्यादा तो नहीं हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है, लो पूरा हो गया। अब ये आसान हो गया समझना, सिर्फ यही रेशोज थी, बेसिकली ये रेशोज ही थी। ये 3 रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। एक में हम नेट प्रॉफिट को सेल से कंबाइन सेल से देखेंगे परसेंटेज में, दूसरा हम ग्रॉस प्रॉफिट को देख लेंगे, और तीसरा हम किसी भी एक एक्सपेंस को देख लेंगे। वो कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल हो सकता है, वो एडमिन टू सेल हो सकता है, वो सेलिंग टू सेल हो सकता है। तो इसलिए इन एक्सपेंसेस वाली रेशो को तो मैं एक ही कह देता हूं। तो रेशो तो 3 ही बनी ना, एक है एक्सपेंस टू सेल रेशो, वो कोई सा भी हो जाए, दूसरी ग्रॉस, चलो जी दूसरी ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशो, और तीसरी नेट प्रॉफिट टू सेल रेशो। तो रेशोज तो 3 ही बनी, बस ये 3 रेशो। और इनका फॉर्मूला बातों बातों में आप ही बता रहे थे मुझे, सेल और प्रॉफिट कंपेयर करना है। ये ऐसे ही है जैसे आपने 55 नंबर लिए 100 में से, तो कितने परसेंट, तो आप ऊपर क्या रखोगे 55, नीचे क्या रखोगे 100। अच्छा, 70 नंबर का टेस्ट था, टर्म टेस्ट 70 नंबर का, आपके आए 40 नंबर, आपने कहा जी परसेंटेज निकालनी है, तो ऐसे ही निकालते हो ना परसेंटेज, टोटल के साथ डिवाइड करते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड 57%, ठीक है। तो ये सारी रेशो में बस यही करना है, पकड़ लेना है हमने इसको, सेल को, और इस सेल के साथ लिंक कर देना है हर इन 3 चीज़ों में से हर एक को, जिसके बारे में सवाल कह दे। अगर कहे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, तो समझ जाना ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल लिखे ना लिखे, समझ जाना वो ये चाह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से कंपेयर करके देखें कितने परसेंट है। वो कहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस टू सेल बताओ, ये ना बताए, बल्कि यूँ कहे सेल एक्सपेंस रेशो करो। एक्सपेंस रेशो का मतलब क्या होगा, एक्सपेंस ओवर सेल करके परसेंटेज बताना। वो चाहे ना कहे पूरी बात, मतलब यही होगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, ये कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल, फिर सेलिंग एक्सपेंस टू सेल, फिर एडमिन एक्सपेंस टू सेल। ये सारों का मतलब ये है कि सेल की परसेंटेज कितनी, सेल में कितनी परसेंटेज इन खर्चों की होती है। फिर कोई कहे जीपी रेशो बताओ, तो सेल्स और जीपी का कंपैरिजन है। फिर कहे नेट प्रॉफिट रेशो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है उसको, नेट प्रॉफिट टू सेल, वो कहेगा नेट प्रॉफिट रेशो, तो नेट प्रॉफिट रेशो, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज ही थे जो मैंने आपको बता दिए। शुरू करें जी काम। क्वेश्चन नंबर 2। अब वो ना असल में इस तरह से चल रहा है, ये चल रहा है। अब इसके बाद, सॉरी जरा नंबरिंग चेंज हो गई है इधर मुझसे, ऐसे चले थे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही जा रहे हैं, 14, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। 14 के बाद ये 15 बोला था आपने ना, अब हम पहुँच चुके हैं 16 पे। तो 16 नंबर रेशो कौन सी है जी, चलो नेट प्रॉफिट रेशो। सिर्फ नेट प्रॉफिट रेशो लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट रेशो किसके कंपैरिजन में, सेल के। तो ये फॉर्मूला पड़ा है सामने, नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, ठीक है। चलो जी, मेरी कंपनी, ये क्या है, अच्छा ये वो है जो भी बताया। अच्छा, लेक्चर तो सारा आज इसी में लग गया, चलो कोई बात नहीं, मंडे से तो वैसे ही काम दबोदब शुरू हो ही जाएगा रिवीजन का। घड़ी क्या देखते हो, क्या देखते हो घड़ी, नेट प्रॉफिट ओवर कौन सा टॉपिक रिवाइज कराऊंगा आज, हाँ अभी करेंगे, क्या करना है, तो खत्म हो रहा है।
तो खुला टाइम है। नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। जाहिर है नेट सेल्स ही लोगे, नेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, सेल्स ही लिखा है, चलो लिखें, इनटू 100, आंसर विल बी इन परसेंटेजेस। चलो भाई नज़दीक आ गए, दोबारा बड़े दूर चले गए थे, किधर है नेट। ओ क्वेश्चन 2 की तरफ आना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 में तो प्रॉफिट एंड लॉस ही सेम है, सारी रेशियो बराबर होंगी, ए और बी और एक्स और वाई। तो अब ज़रा एक नया सवाल आ गया जी, ये मजबूरन अलग रखना पड़ा, वरना उस सवाल में भी हो सकता था कर लेते, लेकिन वो कुछ चीज़ों को समझाने के लिए उनको सेम रखा गया था, ठीक है, ओके। अच्छा जी भाई, अब ए लिमिटेड मेरी कंपनी है, बी लिमिटेड आपकी कंपनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 75 है और सेल्स हैं 1000। हाँ जी मुझे पता है, 75 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, आंसर इज 7.5। यानी अगर मेरी कंपनी एक 100 रुपये की सेल करे तो उसमें 7.5 रुपये का प्रॉफिट होता है। यानी मैं 100 रुपये की चीज बेचते ही समझ जाता हूं 7.5 रुपये मुझे बच गए, ठीक है। अपनी का हाल बताओ। कमाल लेवल है आप लोगों का, है मानना पड़ेगा। हाँ मैं 7.5% पे हूँ, आप 20% पे हैं, वाह जी वाह। चले एक लाइन तो लिखें, बाकी इसके अंदर अगर बाकियों में 3 लाइनें छोड़ी थी, इसमें 4 छोड़ देना, बड़ी अच्छी रेशियो। वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 लाइनें इसके भी छोड़नी है। इसके नीचे फिर वेरिएशन की रीजंस बताऊंगा पिछले साल से क्या फ़र्क पड़ा, सेल रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ने की क्या वजह हो सकती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये बड़ी, इस हिसाब से ये आसान बहुत है, लेकिन इस हिसाब से कि इसके अंदर वेरिएशन की रीज़न जब पूछता है, ओ भाई वेरिएशन की रीज़न जब पूछता है तो वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आते हैं, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ओके। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों ही बनी के हम कहीं पे भी कुछ कर रहे हो साथ इसको भी इंटरप्रिटेशन में डाल दिया करेंगे। क्रॉस इंटरप्रिटेशन तो किया करेंगे ना, इधर उधर से चीज़ें भी देख के 2-3 डाल दिया करेंगे, वही प्रैक्टिस तो शुरू होनी है इंशाल्लाह। रेशोस ख़त्म कर देनी है आज हमने, फिर रेशोस शुरू कर देनी है, रेशोस ख़त्म कर देनी है, फिर रेशोस शुरू कर देनी है, ठीक है। अच्छा हम कोई गुलाम है? हाँ हैं, अच्छा जी लिखें, कंपनी एक्स इज अर्निंग, हाँ वैसे खुद भी लिख सकते हैं, ₹7.5% प्रॉफिट, रुपीज़, ये मैंने गलत लिखा है, ₹7 कुछ तो खुद भी सोच लिया करो। अच्छा ए होगा, अच्छा अभी वही चल रहा है। कंपनी ए इज अर्निंग ₹7.5 प्रॉफिट पर ₹100 ऑफ सेल्स एज कंपेयर टू रुपीज कितना है आप लोगों का 20 ऑफ कंपनी बी, देयरफॉर कंपनी बी इज बेटर। अब बाकी 3-4 लाइनें छोड़ दो, नेक्स्ट लिखो 17 में क्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये लाइनें आपने छोड़नी है, मैं फिलहाल नहीं छोड़ रहा, मैं तो बाकी यहाँ पर आके चेंज भी नहीं करूँगा, मैं तो बस आपको लिखवाया करूँगा। अच्छा जी इस पॉइंट के अंदर ये बढ़ा लें, इसमें ये बढ़ा लें, और फिर एंड पे मैं किसी एक वजह से कॉपी करा लूँगा, अगली बार याद कर लूँगा फिर, ठीक है। आप बताएं फॉर्मूला, आप बताएं। जीपी रेशो, लो ये भी कोई फॉर्मूला है, ये भी कोई रेशो है, जीपी ओवर सेल्स इंटू 100। बड़ा आया रेशो का टॉपिक बना फिरता था, बड़ा दुश्मन बना फिरता था ये, है। हाँ जी जीपी बताओ, जीपी 400 और 1000, 400 और 1000 लिख लूं पहले, 400 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू, हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है। अच्छा
अच्छा, यानी मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें वो हैं जो बातें इंशाल्लाह यूज़ करनी है ना अब पास पेपर्स में। चलो, आप लोगों की कितनी है जी? देखो, एक अजीब सी बात नहीं है, जीपी रेशियो तो हमारी करीब करीब थी, लेकिन नेट प्रॉफिट तक जाते जाते हमारा कबाड़ा ही निकल गया। मतलब आप लोग एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हो, हमारे वाल वो ख्याल नहीं रखा जाता। छिप के रखो, बात समझे हो? देखो देखो, जीपी में तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन नेट प्रॉफिट तक आते आते ज्यादा हो गया फर्क। तो इसका मतलब दरमियान में ही कुछ हुआ है जिससे आपने ये अचीव किया टारगेट, प्रॉफिट ज्यादा अचीव किए। वो क्या था? आपने सेलिंग, एडमिन, अदर एक्सपेंसेस को अच्छा मैनेज किया, फाइनेंस कॉस्ट शायद अच्छी मैनेज की, या जो भी किया आप लोगों ने, जो भी किया आपने, एक्सपेंसेस कम किए हैं जो जीपी के बाद हैं और नेट प्रॉफिट से ऊपर हैं, यानी वही सेलिंग, एडमिन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस वगैरह। ठीक है, लेकिन बातें तो ये मे के साथ करेंगे ना। हो सकता है इनको कोई जो है वो फिक्स एसेट बेचा और लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया हो, बहुत ज्यादा इनको ना आया हो, ये ऐसी बात तो बाद में हो। तो इसलिए मे के साथ हम लिखेंगे कि ये एक एडिशनल बात है। पहले तो हम ये लिखेंगे ना कि कंपनी ए is earning rupees 40 per 100 of sale as compared to rupees 45, therefore company B is better। ठीक है, लेकिन जब आप ये तो आप लिख के जान छुड़ा लिया मैंने, ठीक है, पेपर टॉपिक तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन अब पर्चे में जब आपने लिखना है तो पर्चे में ये दोनों रेशो उसने मांगी होंगी। तो पर्चे में फिर आपने क्या कहना है? पर्चे में आप कहोगे ये बात करने के बाद, हाउएवर इट सीम्स that company B is managing its operating expenses more efficiently than company A। और फिर मैं ये फर्क भी लिखना सिखाऊंगा कि ये 40 से 45 का फर्क कितने परसेंट होता है। आप 5% कह रहे हो, हालांकि 5% नहीं है, 5% बेस को बनाकर कितने परसेंट चेंज आया, कितने परसेंट ज्यादा या कम है, वो करना सिखाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें करनी होती हैं। बहरहाल ये बता दिया आपको कि ये बात साथ लिखनी पड़ेगी। जब दोनों रेशो मांग ली उसने, तो जीपी और नेट प्रॉफिट रेशो तो आपने बता ली, लेकिन अब देखो ना, एक ऑब्वियस सी बात जो नजर आ रही है, ये बात भी उसको बतानी पड़ेगी कि आपकी कंपनी अच्छा मैनेज कर रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तभी तो जीपी नजदीक नजदीक होने के बावजूद नेट प्रॉफिट में आप लोग लीड ले गए। ठीक है, तो मुझे भी होश करने की जरूरत है, मुझे भी अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करने की जरूरत है। ओके, अच्छा, ऐसा भी ये बहुत सारी बातें, अब दिल कर रहा है बातें, ये ऐसी चीजें हैं, बातें करता जाता है बंदा। ये हो वेरिएशन की रीजंस हैं, बड़ी अहम बातें हैं। मिसाल के तौर पे आपके एसेट्स नए नकोर हैं, अभी तक आपने नई कंपनी बनाई है और डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है। मेरी कंपनी पुरानी है, एसेट्स पुराने, डेप्शन पुरानी, थोड़ी थोड़ी डेप्शन हो गई है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे मिसाल के तौर पे दोनों चल रहे हैं, तो आपकी डेप्शन ज्यादा, सॉरी मैंने एसेट्स नए खरीदे हैं, ठीक है, मेरी कंपनी नई है, तो मेरी डेप्रिसिएशन ज्यादा है, आपकी डेप्शन कम है। ये भी तो हो सकता है कि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, आपके कम है। ठीक है, तो ये तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रीजंस हो सकती हैं। तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह एक आध जुमले के अंदर यहाँ पे रीजन ऑफ वेरिएशन लिखवा दूंगा हर रेशो की, ताकि आप उनको भी एक आधे पॉइंट में लिख के ये काम भी चला सकें। कहानियां नहीं लिख सकते। देखो, अब मेरा दिल कर रहा है मैं बोले जाऊं, गला मेरा दर्द कर रहा है, लेकिन रेशो की बोलने वाली, रेशो की बातें खत्म नहीं हो रही। तो अगर खुदा ना खास्ता पर्चे में ये सारी बातें आप सोच सोच के लिखने लग गए, तो फिर आप रेशो का सवाल तो इंशाल्लाह कर आओगे, लेकिन बाकी पर्चे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ओए पॉज करो, ओ सुत्ता बैठा भाई। अच्छा जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप बहुत कुछ ना लिखें। फिलहाल आप सिर्फ यहां पर आएं और लिखें, एक पॉइंट लिखें और दो लाइनें, दो तीन पॉइंट्स की जगह छोड़कर यहां पर तो फिलहाल एक लिखें। कंपनी ए इज अर्निंग। अच्छा, अगर अब मैं ना भी लिखवा सकूं किसी वजह से, तो ये जो बात की है ये लिख तो खुद सकते ही हो ना। अगर पर्चे में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है, मंडे को नहीं आता मैं, फिर देखो और बंदा मार मुर भी सकता है यार, की हो गया क्या हो, ऐसे थोड़ा ही है को, मतलब वो लिखवा के थोड़ा ही लाए हुए हैं। कहता है भाई सर एक हफ्ता हो, एक हफ्ता मेहरबानी कर दें, उसके बाद बेशक। अच्छा सुने, कंपनी इज अर्निंग ₹40 प्रॉफिट पर ₹100 ऑफ सेल्स as compared to
मुझे कह के कहीं अच्छा रुपीस नहीं कहीं खुद ही ना चले जाएं। हो सकता है सर, बिल्कुल। कोई भी आने की तरतीब है, जानने की कोई नहीं है। कंपनी ए इज अर्निंग ₹40 पर ₹100 ऑफ सेल एज कंपेयर टू ₹45 ऑफ कंपनी। मैंने कहा चुप कर जाओ तो बस कर जाओ ना यार। कंपनी बी, देयरफॉर कंपनी बी इज बेटर। अब इसमें छोड़ना 3-4 लाइनें, 5 लाइनें छोड़ देना, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसमें 2-4 चीज़ें और लिखवाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। अभी सिर्फ बुनियाद बन रही है, बुनियाद। और आखिरी रेशियो है एक्सपेंस रेशियो। अच्छा, अब ये एक्सपेंस रेशियो मैं कोई नहीं लिखवा रहा, मतलब इसमें सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ना 3 अलग अलग करनी पड़ जानी है। नहीं, एक्सपेंस ओवर सेल, अनलेस के वो टोटल एक्सपेंसेस का क्या ना दे, ठीक है। हाँ, आपने एक्सपेंस अलग अलग, वो जो कहेगा वो निकालना पड़ेगा। वो कहे कॉस्ट ऑफ सेल की रेशो तो होगी कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल। वो कहे सेलिंग एक्सपेंस रेशो तो सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल। वो कहे एडमिन एक्सपेंस ओवर से एडमिन एक्सपेंस की रेशो तो आप करोगे एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल। यार वैसे आपस की बात है, ये तो कच्ची लस्सी की तरह बढ़ता ही जा रहा है काम। तो ये परसेंटेज में आंसर आएगा। अब ये ना आप प्लीज़ इस क्वेश्चन के अंदर मैंने नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकलवाई है, ये कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेशोज खुद निकाल लेना, मेहरबानी, सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। और उसमें बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना कंपनी एक्स इज इनकरिंग, अब अर्निंग ना कह देना, एक्सपेंस है। कंपनी ए इज इनकरिंग रुपीज़ इतने पर ₹100 ऑफ सेल एज कंपेयर टू दूसरी कंपनी। तो पहली लाइन लिख के आना, मैंने कल चेक करनी है, ठीक है। तो जी ये थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब एक प्राइस अर्निंग रेशियो रहेगी। वैसे एक परसेंटेज ग्रोथ इन सेल भी है, लेकिन चलो माफ़ किया, वो रहने देते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंस रेशियो। हो गया समराइज, इतनी सी तो बात है। वर्किंग कैपिटल रेशियो, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर डेज, डेटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर। और डेज वाले रेशियोज को यूज करते हुए एक 7वीं रेशियो वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशियो, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी पे आए थे। लिक्विडिटी की 2 रेशियोज थी, करंट और क्विक रेशियो, ठीक है जी। उसके बाद डेट रेशियोज में डेट इक्विटी या गियरिंग रेशियो और इंटरेस्ट कवर रेशियो, ठीक है। ये कुछ एक रेशियोज हमने थोड़ी सी पढ़ ली हैं तो ख़त्म हो गई हैं तकरीबन। इसमें बस परसेंटेज ग्रोथ इन सेल एक कैलकुलेशन का तरीका है, वो जब मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज समझाना होगा ना तो उसी के अंदर वो भी कवर कर लूँगा। और एक प्राइस अर्निंग रेशियो देखूंगा, उसको डिस्कस करना या नहीं करना, आएगा को सवाल डाला हुआ है काफ़ी सवालों के साथ, तो बस अब आता ही होगा जवाब, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा वो, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर उन्होंने कहा तो फिर ये भी देख लें, प्राइस अर्निंग रेशियो ऐड कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे जी। अच्छा जी, टेबल की पिक्चरें, वैसे लिखा ही रहे, मसला क्या है, आप पिक्चर ही लेंगे ना, और क्या होगा। ये जी वैसे ही आप लोगों ने जब नोट कर लिया साथ साथ तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं किया नोट? तो वो तो एंड पे खत्म हुआ है, तो शुरू से तस्वीर बनानी शुरू कर दी है। फोन की मेमोरी भरो 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 भाई, भरो 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 भरो। वैसे ये चीज़ तो आप खुद बना लें 1 मिनट में, फॉर्मेलिटी पूरी कर लें। देखो एक्सपेंस ओवर सेल रेशियो मैंने लिखना पसंद भी नहीं किया, वो आप करेंगे इंशाल्लाह। रिलेटेड जो एक्सपेंस हो वो बस ऊपर लिख देना, ठीक है। परसेंटेज ग्रोथ इन सेल ये मैं खुद करवाऊंगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 19 नंबर कैसे हो गया पता नहीं। 15, 16, 17 और 18
अभी हमने इससे आगे तो कुछ किया ही नहीं। वो नहीं है ना, नंबर नहीं लगाना अभी, नंबर तब लगाएंगे। तो 18 रेशो हो गई हैं, 18 की ही बात हुई थी। ओके, देखेंगे देखेंगे, ये मैं देखूंगा कि करवानी है नहीं, मैंने लिख ली हुई है बस। ओके, वैसे फिलहाल ब्रेक लग गई है। चलो जी, अब आ जाओ। टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 रहता था, वो डिस्कस करें। कैश फ्लो के एमसीक्यूज करें, और शायद मेहताब वाला सवाल भी कर लें चेंज करके। चेंज किया, उसमें एंडोमेंट फंड डाला है और स्टेटमेंट चेंज इन नेट एसेट्स बनाना सीखनी है। मेहताब वाला सवाल जो आखिरी पास पेपर में, आपस से सलाह मशवरा कर लो पहले, फिर बाद से भी मैं गल कर लूँ। टाइम इतना नहीं रह गया मेहताब, कोई नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। मंडे को सबसे पहला काम वही करेंगे, चुप कर जाओ, क्योंकि मंडे से ऑफिशियली अब हाफ लेक्चर रेशो चलेगी, हाफ में रिवीजन, और फिर जब ये रेशो पूरा कर लेंगे 2 या 3 दिन में डिस्कस करके, फिर फ्रेमवर्क हाफ लेक्चर में और हाफ लेक्चर में रिवीजन, वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हफ्ते तक इंशाल्लाह होपफुली हम विद रिवीजन चीज़ों को, लेकिन मुझे प्लान कर लेने में बैठ के मैं एग्जैक्टली शायद आपको बता सकूं मंडे वाले दिन कि हम फ्राइडे को फ्री होंगे या सैटरडे को होंगे या संडे लग रहा है। अच्छा देखें, अब मैंने कल बैठना है तो पता लगना है। अब मैं हो सकता है 3 दिन का प्लान करूं, लेकिन आप उसी में 6 दिन लगा लें, ये भी तो होता है ना। मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी है जो मेरे हिसाब से रहती हैं। बाकी तो फिर अल्लाह की मर्जी, जब वो पूरी हो जाएंगी तो छुट्टी, जब नहीं होंगी तो नहीं। घबराना नहीं। अच्छा चुप कर जाओ। टी बैग ले आओ। अच्छा मुझे लगता है दूसरी चाय नहीं है। हाँ टी बैग वाली चलेगी। अब नहीं, करते रहो करते रहो। अच्छा यार प्लीज़ देखो, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये एक्स्ट्रा क्लास में और ज़्यादा मसला कोई नहीं होता। मैं ये क्लास इतनी क्लास में नॉर्मली पढ़ाता रहता हूँ, पर एक्स्ट्रा क्लास में ना आप लोग थोड़े एक्स्ट्रा वो हुए होते हैं, शोखे, एग्जॉस्ट नहीं, शोखे हुए होते हैं। अब उसका असर ये होता है कि आप लोग चुप नहीं करते, बोलते हैं, तो एक गुनगुन की आवाज़ ख़ास तौर पे आती रहती है, और वो ना मेरे हवास को जाए और थका देती है जल्दी। तो आप लोग ना एक मेहरबानी किया करें, आप लोगों को जो मैं एक्स्ट्रा बुलाया करूँ ना, तो आप थोड़ी सी हिम्मत करके ऐसे ही बैठा करें जैसे सुबह वाली क्लास में आप लोग बैठते हैं। आपको पता है एसी की ये हल्की सी आवाज़ भी तंग कर रही होती है उस्ताद को जो आ रही होती है, तो आप इतना बोलेंगे तो तंग नहीं करेगी। इट्स ओके। IS 7 कैश फ्लो के MC क्याउस करते हैं। ओए हाँ, कुछ नहीं। MCQs जल्दी जल्दी करो ना। तो NPO में मेहताब वाला सवाल नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे। एंडोमेंट फंड क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा सा ऐसी तरह है, थोड़ा सा और कुछ नहीं आज करेंगे जी। पेज नंबर 692 होगा, इसके बाद ना 692 होता है, पता है ना आपको। फिर वही बात, कैलकुलेटर भी दे दिया उसने। अभी थोड़ी देर में कोई बंदा उनको जुत्ती ना ला के दे दे मैनू। अच्छा जी चले, एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो मैं भी थोड़ा सा आपको कहता हूँ कि रिलैक्स रहो, लेकिन आप लोग ना ज़्यादा हो जाते हो। तो अभी इंशाल्लाह मंडे से सख्त, मंडे को नहीं, आपकी नहीं है, बहरहाल नहीं, आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है मंडे को। तो बहरहाल जब भी नेक्स्ट क्लास अब होगी एक्स्ट्रा, उसमें तंग करने वाले जराइम पेशा अशखास के साथ सख्त सलूक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फारिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ, यार खड़े हो जाओ,
खड़े हो जाओ या क्लास से निकल जाओ, तुम इधर होके बैठो कश्मीरी, खड़े हो जाओ, ऐसे होके खड़े हो। और कोई है जी बाकी शाम के वक्त खड़े होके पढ़ने वाला? तुम्हारा नंबर ही है। ओके, लेग्स वाले गोस्ट्स। फारिया मतलब आप लोग लेग्स वाले गोश्त नहीं हैं, लेकिन आप लेग्स के गोश्त हैं, लातों के भूत हैं। फारिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ फर्नीचर एंड यकम जनवरी 18 कंपनी इशूड शेयर कैपिटल कंसिस्ट कंपनीज इशूड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 50,000 रुपी वन शेयर, इसका मतलब है ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है जी। अच्छा, और रुपी वन का मतलब ये इसकी पार वैल्यू है। ड्यूरिंग द ईयर 18 कंपनी हैज मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 for 5। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी चाहिए थी, इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं। वो कहता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बोनस इशू ऑन कैश फ्लो। कैश फ्लो पे क्या, ये तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट या शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट होना है। कैश फ्लो का कोई असर, ना कैश आना है ना कैश जाना है, तो डिक्रीज होगा कैश फ्लो, इंक्रीज होगा कैश फ्लो, इंक्रीज होगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, नो इम्पैक्ट होगा। अच्छा, नो इम्पैक्ट होगा। सी, मैं बस ऐसे एमसीक्यूज ही करवाऊंगा आज। A company has incurred a loss of 40,000 during the year 18. However, the balance in bank account at the end of year is more than balance at start of the year. कहते हैं ऊंझ तो इन्होंने लॉस हुआ है, दुराने साल तो इनको लॉस हुआ है। लॉस का मतलब क्या होता है, इनकम्स कम रही होंगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए होंगे, तो ड्यूरिंग द ईयर इनको लॉस हुआ है। लेकिन बैंक अकाउंट में जो पिछले साल के एंड पे पैसे पड़े थे या साल के पहले दिन पैसे पड़े थे, क्लोजिंग डेट पे उससे ज़्यादा हो गए। तो क्या वजह हो सकती है? वो कहने लगा जी व्हाट डज दिस मीन, कंपनी हैज़ अलाउड लॉन्गर क्रेडिट पीरियड। तो यार ये क्या बात की है इसने, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड देने से तो सेल बढ़ी होगी, ज़्यादा उधार अलाउ करें तो ज़्यादा सेल बढ़ती। क्रेडिट सेल करते क्यों हैं बिजनेस, क्रेडिट सेल करते इसलिए कि सेल बढ़े, तो ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे तो ज़्यादा सेल बढ़ेगी, और ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी, तो ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे तो ज़्यादा सेल बढ़ेगी, और साथ ही दूसरी तरफ ज़्यादा एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, बैड डेट इररिकवरेबल भी हो सकते हैं। लेकिन ये सारी बातों का मतलब ये कतन नहीं है कि कैश बढ़ गया, ठीक है। वो तो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर लॉस आया है, यानी जितनी भी सेल बढ़ाई थी उसने कोई फर्क नहीं डाला और साल में लॉस आया हुआ है। तो बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ने का कोई ये ऑब्वियस रीज़न नहीं लगा। कंपनी हैज़ परचेज्ड मोर स्टॉक। यार चलो यूं भी कहता ना कि डेटर से बहुत पैसे आ गए हैं, पुराने डेटर पड़े थे, फिर भी मैं कहता चलो ठीक है। वो कह रहा है जी लॉन्गर पीरियड अलाउ किया है, तो इससे तो कैश नहीं बढ़ना चाहिए था। उल्टा उधार पे चीज़ें बेची हैं तो कैश आया नहीं, डेटर बढ़ा है। इधर ज़्यादा स्टॉक खरीदा है तो उल्टा कैश जाएगा, ठीक है, कैश ने आना तो नहीं होता। कंपनी हैज़ मेड अ राइट इशू। ये एक वाहिद वजह अभी नज़र आई है जो ऐसी है कि चाहे लॉस है चाहे गेन है, ये कैश को बढ़ा देगा क्योंकि ओनर घर से पैसे ले आए हैं। राइट इशू। कंपनी हैज़ परचेज्ड, अच्छा सोल्ड फिक्स एसेट होता फिर भी मैं सोचता फिक्स एसेट, हालात बड़े ख़राब हो गए थे, लॉसेज आ रहे थे, इन्होंने अपना फिक्स एसेट बेच दिया, ठीक है। यार किधर ले गए वो, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना था टर्म टेस्ट का। चलो अब ये 2-4 करके करते हैं, मैं भी कहूँ मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या करना था, क्वेश्चन 1 रहता भी टर्म टेस्ट का। चलो अब करो कोई 5-10 करके फिर 5 मिनट बाद उधर चलते हैं, ज़रा फ्रेश हो जाए ना, माइंड चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर से ऐसा हो सकता है हम कहते हैं जी हालात ख़राब थे, उनके लॉसेज आ रहे थे, उन्होंने फिक्स एसेट बेचे हैं, कोई लैंड शैंड बेच दिया, कोई प्लॉट बेच दिया अपने कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, प्लॉट बिक गया। किधर गया प्लॉट वाला, प्लॉट वाला किधर है? अच्छा बिक गया, ठीक है। अच्छा सुनो फिर वही बेटर है तो कुछ शर्म आएगी तुम्हें। अच्छा तो लॉसेज आ रहे थे, हमने फिक्स एसेट बेच दिया, फिर तो बात समझ में आती कि जी हो सकता है पैसे काफ़ी आ गए इसलिए कैश बढ़ गया, लेकिन ये एसेट बेचने की बात नहीं कर रहा। तो भाई एसेट खरीदना हो, स्टॉक खरीदना हो
या उधार पे चीज़ें बेचनी हो, इनसे कैश का आना जाना मुतासिर, कैश का आना मुतासिर नहीं होता, हाँ 2 केसेस में जाना मुतासिर हो रहा है, पहले में आना भी मुतासिर नहीं हुआ और जाना भी, तो फिर यही रह गया सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, अ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल पिछले साल से इस साल बढ़ गया है, शेयर प्रीमियम थोड़ा सा कम हो गया है, 140 था 140 ही है ये क्या हुआ? अब बोनस इशू, बोनस इशू में क्या होता है, शेयर प्रीमियम में से पैसे निकल जाते हैं, शेयर कैपिटल में चले जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे ख्याल से, शेयर प्रीमियम 10 से कम हुआ है, शेयर कैपिटल 10 से बढ़ गया है, यानी शायद यही हुआ होगा, सिर्फ बोनस इशू जो हुआ है, तो ये रिटेन अर्निंग शेयर प्रीमियम डेबिट कर दिया होगा, तो शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसमें तो कोई और कैश नहीं ना आता घर से, मुफ्त में शेयर बांटे तो कैश नहीं आता, ठीक है। तो 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स का बोनस इशू हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये नील ही होगा भाई, कैश फ्लो के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना इसका। आप ना एक लेजर बना लो चाहे जल्दी से, शेयर कैपिटल एंड इकट्ठा बना लो, मैं इकट्ठा बना के दिखाता हूँ आपको, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम थोड़ी देर के लिए। ब्रॉड डाउन 140, कैरी डाउन 140, कोई चेंज है? अच्छा, अब आप कहते हो नहीं ऐसे ज़रा चस नहीं आई, ज़रा दिखाएं ना ज़रा, शेयर कैपिटल ओपनिंग था 100 और क्लोजिंग हो गया 110, और जी शेयर प्रीमियम था ओपनिंग 40, क्लोजिंग हो गया 30। अब बैलेंसिंग फिगर जनाब इधर आ रही है और इसकी इधर आ रही है, तो ये शेयर प्रीमियम डेबिट होकर शेयर कैपिटल नहीं क्रेडिट हो रहा, तो इसका मतलब ये तो वही बोनस इशू है, तो कैश तो कोई नहीं आया, और ठीक है शेयर प्रीमियम को यूज करके मुफ्त में शेयर्स बांट दिए इन्होंने, नजर आ रहा था। शेयर प्रीमियम वैसे तो कम हो नहीं सकता, सिर्फ 2 वजूहात से कम हो सकता है, हमारे सिलेबस में मैंने कहा था, एक मुफ्त में शेयर्स बांटने से, दूसरा इशू कॉस्ट से, याद है? 2 चीजें, इशू कॉस्ट, इशुएंस ऑफ शेयर्स पे एक कॉस्ट आई थी, हमने कहा था, कहोगे तो मैं ओपन कर लूंगा, कोई भी शेयर इशू करने पे बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, तो 2 तरह की कॉस्ट, 2 चीजें ऐसी थी जिनको हमने बोनस इशू की एंट्री क्या सिखाई हुई है, बोलो, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और दूसरी चीज आपको बताई थी इशुएंस कॉस्ट, इशुएंस ऑफ शेयर्स की कॉस्ट, कोई शेयर्स इशू करने पर कोई कॉस्ट आई है, इशुएंस कॉस्ट, तो मैंने आपको कहा था इसमें एक्सपेंस डेबिट, इस कॉस्ट को यानी इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं करते, बल्कि अकाउंटेंट्स कहते हैं ये शेयर्स इशू करने की कॉस्ट थी तो इक्विटी को ही चार्ज करो, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट होता है। इन दोनों के बारे में मैंने कहा था कि चाहो तो शेयर प्रीमियम से कर सकते हो इनको, तो सही है, बल्कि इधर ही लिखो, चाहो तो शेयर प्रीमियम से इसको मुफ्त के शेयर्स को बांट लो, चाहो तो इशू कॉस्ट को शेयर प्रीमियम में डेबिट कर लो, क्योंकि शेयर प्रीमियम का और तो कोई इस्तेमाल है नहीं, और इसको कहा था ये बेटर कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन मना कोई नहीं है, जैसे मर्जी करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो ठीक है। अच्छा, तो शेयर प्रीमियम या तो बोनस इशू की वजह से कम हो सकता है या इशुएंस कॉस्ट से, तो सवाल में कहीं इशुएंस कॉस्ट का तो बताया नहीं हुआ, बोनस इशू का बताया हुआ है, तो इसका मतलब फिर ये इसी वजह से ही कम हुआ है, तीसरी तो वजह हो नहीं सकती थी, ठीक है। ऐसे ही इतनी देर लगाई हमने इसकी डिस्कशन पे जी, ये नील है भाई, नील है। ओके, कंपनी हैज़ प्रोवाइड फॉलोइंग बैलेंसेस, और यार इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें एक्यूमुलेशन का लेजर बना लेना। कितने बच्चों ने वैसे ट्राई किए हुए हैं एमसीक्यूज, हाथ खड़ा करें ना ज़रा, इसमें कोई मसला आया? इसमें नहीं आना था, एक्यूमुलेशन का लेजर बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, डिस्पोजल का भी लेजर बना लेना है, ठीक है, ये 2 लेजर बनेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओगे और डिस्पोजल का लेजर बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, डिस्पोजल के अकाउंट से डिडक्शन आ जाएगी और डिडक्शन एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग आ जाएगी, यही उन्होंने मांगी हुई थी, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, ये हो जाना चाहिए, खुद ट्राई कीजिएगा। जा रहा हूँ 8 की तरफ। 5 5
5 हो गया था। हाँ, इसमें क्या करना था, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स का मेरे ख्याल में सिर्फ लेजर बनाने हैं आपने। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग डिविडेंड प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा बैलेंसिंग, लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, उसमें ऐड करोगे टैक्स एक्सपेंस तो पीबीटी पर पहुँचोगे। और ये उसने मांगा हुआ था, ये भी ट्राई कर लेंगे आप। ये होमवर्क लिखते जाए ना, ताकि ये पता हो के, और अगर नहीं हो तो कल मुझे बताओ, ठीक है। ओके, कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा, यहाँ पर डेटर का लेजर बनेगा। ओपनिंग ठहर जाओ, कुछ जज्बाती हो गया, ओपनिंग उधर चला गया जी। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है सवाल में, उसके बाद क्रेडिट सेल्स भी गिवन है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड डेटर्स को क्रेडिट करता है। माना कि अब सेल डेबिट होती है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट नहीं होता, लेकिन डेटर तो क्रेडिट होता ही होता है ना। यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर कैश की आ जाएगी, यही मांगी हुई थी। होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। हाँ रुक जाओ, ये ऐसे एमसीक्यूज असल में आते हैं नॉर्मली, वैसे नहीं आते। वैसे तो पूरा सवाल आता है जिस तरह का वो पढ़ा हुआ, ठीक है ना। ऊपर जो चीज़ें पढ़ी हैं नॉर्मली उस तरह के सवाल आते हैं। हाँ वो अलग बात है, कैश फ्लो का टॉपिक टेस्ट ही ना करें, सवाल उसमें पूरा आए ही ना, और सिर्फ एमसीक्यूज में डाले तो ऐसा कोई एमसीक्यू डाल सकता है, जैसा ख़ास तौर पे ये आगे जाके को 8-9 जैसे आप कह रहे थे। आगे कैलकुलेशन वाला है, कौन सा है, दिल तो था वो भी कर लेते। गालिबन ये बड़ा ही ज़बरदस्त एमसीक्यू था, गालिबन यही है। हाँ बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यू है, हो गया था। ओके 7, Which two of the following are considered as inflow in company statement of cash flows? क्या चीज़ें इनफ्लोज बनेंगी इसमें, उसने ये नहीं कहा कौन सी एक्टिविटीज है, बस इनफ्लोज कौन से होंगे। बोनस शेयर्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट, नहीं इनफ्लो तो नहीं, वो तो नेगेटिव शो करते थे, ऐसे ही है। डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, सॉरी क्रेडिट ऐसे लिखते थे। डेटर्स क्या हो रहे हैं, कम, क्रेडिट तो दूसरा इम्पैक्ट कैश डेबिट। फिर क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़े तो क्रेडिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश को, तो दोनों ही पॉजिटिव। ये तो आसान ही था। 8 क्या जी, 8 लगाई हुई थी, क्या मसला है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन कैश फ्लो फ्रॉम, अच्छा ये तो मैंने समझा दिया था ना आप लोगों ने, इससे पहले मसला इसमें आया होगा आपको, लेकिन जिस दिन मैंने वो डिस्कशन कर ली थी, वो डिस्कशन क्या थी, रूल लिखा था। इतनी देर खपाने के बाद सिर्फ एक रूल बना था, वो ये था कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालना है, बस। बाकी सवाल वैसे ही जिंदगी में जैसे किए हैं वैसे ही करने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ओके अच्छा जी, चलो पढ़ लें, आप पढ़ आ ही गए हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश पेड टू एक्वायर, नो, नॉन, ये तो इन्वेस्टिंग का है। डिविडेंड पेड एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, ठीक है। नेक्स्ट, बोनस शेयर इशूड, इसमें तो कैश ही नहीं होता। डेप्शन फॉर द ईयर नहीं, तो ये है बी। तो बस जब वो रूल नहीं पड़ा था तब हम कहते थे यार ये क्या है, अब आपने कहा कि ये क्या है, ये तो गलत है, डिविडेंड पेड तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। अब एमसीक्यूज में आ सकता है इधर। 9, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर द कंपनी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज इंटरेस्ट पेड, व्हाट इज नेट कैश जनरेटेड। ओ ये तो सीधा है, ये असल में ना उसने पीबीटी से काम शुरू नहीं किया। पीबीटी एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आती थी, फिर एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आती थी, फिर नेट, ये जो मैं नहीं लिखवाता था, यहाँ पे आता था कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसा ही है। उसके बाद 3 चीज़ें लेस होती थी, डिविडेंड, इंटरेस्ट और टैक्स, याद आया? अच्छा
और फिर हम पहुंचते थे कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेशंस नहीं, जिसको हम ए कहते थे। तो असल में ना उसने ये ए मांगा है हमसे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉट ऑपरेशंस, यानी आखिरी वाली फिगर मांगी है। अब वो कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अच्छा ये बता रहा है 30,000। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के अंदर अकाउंट रिसीवेबल डेटर बढ़ गए, तो फिर कैश क्रेडिट 5 से। नेक्स्ट इंक्रीज इन इन्वेंटरी कैश क्रेडिट कितने से, 3 से। फिर ऐसे शॉर्टकट है ना, वर्किंग है एमसीक्यू में तो सिर्फ आंसर लिखना होता है, आप डायरेक्ट करो कैलकुलेटर पे, कोई वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है ना। वर्किंग के नंबर होते हैं एमसीक्यू में, वर्किंग के अंदर सब कुछ सही किया, छोटी सी गलती होगी एमसीक्यू गलत हो गया तो गलत ही है। ये बाकी सवालों की तरह नहीं है कि नंबर मिल जाएंगे वर्किंग के, एमसीक्यू है तो यही अंडरस्टैंडिंग है, वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं होते, जो डायरेक्ट हो सके करो, कोई मसला नहीं। साथ वाले का देख के नहीं, खुद वो सोचता है उसने गलत किया हो। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिट तो कैश डेबिट कितने से, 2 से, पॉजिटिव आ गया। इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड, सर दफा करो इसको, लेस इंटरेस्ट पेड, एक ही है बस, कितना जी 0.5, 23 पॉइंट है कोई ऑप्शन पहला। पैसे एमसीक्यू तब आ सकते हैं जहां मेरा अंदाजा है, जहां तक जब वो फुल फ्लैज सवाल ना दे, वरना ये सारा काम वहां टेस्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो का पर्चा नहीं है, FAR 1 का पर्चा है, उसमें और टॉपिक्स भी हैं ना, तो वो सवाल ही पूरा दे, एमसीक्यूज भी ऐसे दे तो ज़रा मुश्किल ही लगता है। अभी नहीं 4 बजे शुरू करेंगे, 15 मिनट में सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 10, विच ऑफ द, मुझे ये ज़रा करीब लगाने दो, टर्म टेस्ट का सवाल तो आसान सा था, नहीं हुआ था वैसे, अभी कर लेंगे इंशाल्लाह, वो 10 मिनट में होगा इंशाल्लाह। तो मुझे 2-4 मिनट, 2-4 एमसीक्यूज, ये मेरा दिल तो था यहाँ तक आ जाते हैं, तो जो आसान हुए वो फड़का देंगे। अभी जा रहे हैं, पहले 10 आता है ना, 12 से पहले 10 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जी बच्चों, इट डिटरमिन प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलती है। इट हेल्प्स यूजर टू एस्टिमेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, अभी मुझे नहीं क्लियर हो रही है बात। फ्यूचर कैश फ्लोज तो नहीं बताती कैश फ्लो, कैसे नहीं बताती, आगे बढ़ो। इट डिटरमिन द रेशियो ऑफ बिजनेस डेट इक्विटी, नहीं। इट हेल्प्स डिटरमिनिंग द नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस, नहीं। तो अब आखिर में फिर यही बचता है। क्यों कह रहा हूं ये मैं, कि देखो पहले इस साल के, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर बताएगी, मैं कह रहा हूँ इस कैश फ्लो ने तो इस साल के कैश फ्लोज बताने हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि हम इस साल के कैश फ्लोज को देखते हुए एक्सपेक्ट करें कि जी आगे भी हमने ऑपरेशंस इतने ही रखने हैं, फिक्स एसेट कोई ख़ास खरीदने नहीं हैं, और कोई ज़्यादा जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं करनी, तो भाई ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी अगर इस साल इतने हैं तो अगले साल थोड़ा ये प्लस माइनस हो सकता है, किसी न किसी दर्जे में एस्टीमेट तो हो सकता है। लेकिन कैश फ्लोज ऑफ बिजनेस इस साल के बताती है, फ्यूचर के साल के बताती नहीं है। इस साल के कैश फ्लोज को यूज करके फ्यूचर एस्टीमेट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन मार्क है मेरा, ये नहीं कह देना आपने हाँ आज तक हमने कोई अगले साल की कैश फ्लो नहीं बनाई थी, इस साल में खड़े हो गए ना, बना सकते हैं हम, जिस साल के अंदर खड़े होते हैं वही साल की कैश फ्लो बनती है। अब फर्क सिर्फ ये है कि इस साल कैश फ्लो के अंदर हमें नजर आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए इतना कैश है, कैश फ्लो हुआ, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी इतना हुआ, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सी इतना हुआ। अब एक रफ सा एस्टीमेट हम शायद लगा सकते हैं कि जी अगले साल ऑपरेशंस मोर और लेस इतने ही रहने हैं, ठीक है। तो अगर इस दफ़ा 100 रुपये आया तो चलो यार महंगाई शंगाई हो जाएगी तो हम भी उधर से कीमत बढ़ा देंगे, शायद कैश फ्लो 110 पे चले जाए, ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हैं। यार कोई ज़्यादा एसेट्स खरीदने बेचने तो कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल में अगर ये कोई अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 80 तो शायद इस दफ़ा 20 हो जाए, हमने एसेट जो खरीदने थे वो खरीद लिए, तो ठीक है। फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाँ शायद ओनर से कुछ पैसे मंगवाएं, इस साल नहीं मंगवाए थे, तो पिछले साल अगर 10 से आ रहा था तो इस साल हो सकता है ये 30 हो जाए,
इस तरह की प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन ये एस्टीमेट हमने किया नहीं है आज तक। करते तो हम करंट ईयर की कैलकुलेशन ही रहे, ठीक है ना। तो बहरहाल बिल्कुल एस्टीमेट करने के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो जो हमने बनाई थी वो कैश फ्लो करंट ईयर के कैश फ्लोज ही बताती है। ओके चलो, तो फिलहाल अंधों में काना राजा बी। अ कंपनी हैज मेड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर: 6 month एडवांस पेड टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड हाईली लिक्विड। क्या पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आना है? 6 month एडवांस, ये तो 6 month एडवांस पेड टू लैंडलॉर्ड, ये तो वर्किंग कैपिटल आइटम है। आपको पता है ना, सवाल खामोश हो तो हम इनडायरेक्ट मेथड ही अज्यूम करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये वर्किंग वन में जाता है, वर्किंग वन वाला है। डिबेंचर परचेज ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। डिबेंचर ओ परचेज टू, डिबेंचर इशू नहीं किए, लोन नहीं लिया, डिबेंचर परचेज किए हैं, किसी ने इशू किए थे, हमने उसको पैसे देके ये डिबेंचर उससे खरीदे हैं, तो हमने तो इन्वेस्टमेंट की है। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इन। अब आपके साथ ज्यादती है, ये IFRS 9 है FAR 2 का, तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये तो पता है ना आपको, इतना तो बताया हुआ था कि अगर आप डिबेंचर्स इशू करें, लोन नोट्स इशू करें, शेयर्स इशू करें, प्रेफरेंस शेयर रिडीम वाले, तो ये आप इशू करते हैं, कैश रिसीव होता है, तो ये लोन है। तो अगर आप इन्वेस्ट में परचेज कर रहे हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। क्या आपने बिजनेस फाइनेंस किया किसी को पैसे दे के? अपने खुदा का खौफ करो। डिबेंचर आपने खरीदे हैं, यूं समझो फिक्स एसेट खरीदा है, तो पैसे पे किए हैं। अगर फिक्स एसेट खरीदे तो पैसे पे करते हैं या रिसीव करते हैं? तो या आपने डिबेंचर खरीदे हैं तो पैसे पे करेंगे या रिसीव करेंगे? पे करेंगे। तो आपने पे करके फाइनेंस किया अपने बिजनेस को, किसी के बिजनेस को फाइनेंस किया भाई, आपने इन्वेस्ट किया है उधर। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चलें, पता नहीं आगे रिक्वायरमेंट क्या है। नॉन करंट एसेट्स परचेज, हाँ ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर यानी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, जो 7 साल के लिए आपने पैसे बैंक में समझो डिपॉजिट करा दिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब वो कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये 50,000 आउटफ्लो है और ये 45,000 भी आउटफ्लो है, क्योंकि आपने किसी के डिबेंचर, यार डिबेंचर्स को काट के शेयर्स लिख दो ना, तुम्हें समझ आ जाएगी। शेयर्स परचेज्ड, बात समझ रहे हो? शेयर्स परचेज, किसी के शेयर आपने खरीदे हैं तो फाइनेंस तो उसने किया है खुद को, आपके हाँ शेयर्स बेचकर, आपने इन्वेस्टमेंट की है, ओके, आपके हाँ जी। तो ये 45 + 50 यानी 95 का आउटफ्लो है हमारा। है कोई ऑप्शन? हाँ, अगर ना होता तो फिर सोचते की गलती हुई है जी। 12 आ गया जी, 12। अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा एट द एंड ऑफ ईयर 17। शेयर कैपिटल 1 रुपये का, रुपीज में। शेयर प्रीमियम, कंपनी हैज मेड अ राइट इश्यू ऑफ 1 for 5 ड्यूरिंग द ईयर 18 एट 1.2 पर शेयर। व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? मेरे ख्याल में तो 100,000 डिवाइडेड बाय ₹1 करो तो ये भी 100,000 ही आता है, यानी कि क्या आ जाएगा, मैं कर देता हूं ऐसे, ₹1, ये आ गया 100,000 शेयर्स इमीडिएटली। ओ देखो, चाय आने तक तो क्लास चलेगी ना, आराम से बैठो ना। सर आप जान के लेट मंगवाते हैं ना? अच्छा सच्ची पूछो तो आज मेरी नीयत में ये बदी थी कि थोड़ा लेट इनको कहने दो, ज़रा लेट आएगा ना, लेट कहूँगा ना तो लेट आएगी तो 2-4 मिनट 10 मिनट और पढ़ा लूँगा इस बहाने। अब मान लेता हूँ बस, ये कल तो जेनुअन था, लेकिन हाँ कल की वजह से ना आज मेरी इस नीयत में फतूर पहले से ही था। मैं चाह रहा था, वैसे तो भी आपने 2:15 याद करा दिया, 3:15, मैं तो चाह रहा था को 3:30 को बजे ओ चाय नहीं पीनी, और फिर मैं आपको, लेकिन चलें अब तो आने वाली है, बस छुट्टी होने वाली है। 100,000 शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू हमारे पास हैं। नंबर ऑफ राइट शेयर्स 1 for every 5 को तो हम ऐसे कर लेते होते हैं, 1/5 कितना बनता है, कितना 20%, ये जरा इजी हो जाता है, ठीक है।
इंटू 20% इज इक्वल टू 20,000 नए शेयर इशू किए और हर एक शेयर 1.2 का, तो इंटू 1.2 आंसर इज 24,000। तो कोई नहीं है ऑप्शन, इनफ्लो है ना बेटा। क्या मसला था इसमें, क्या मसला था? ये भी मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। 4:01 हो गया, तो क्या करूं? मेरे ख्याल में वो 10 मिनट का सवाल कल स्टार्ट में भी कर सकते हैं क्लास। अभी ना टेम्पो बना हुआ है तो जान दो, जब तक चाह नहीं आती जान दो, ठीक है? क्योंकि उसके लिए फिर मैं उठ के सवाल करूं। अब ये चल रहा है तो चलन दो, सवारियां भी डिस्टर्ब होगी भाई कह रहा है। इतना मैं कंडक्टर, भाई जरा पता करो चाहे में सचमुच देर ज्यादा हो गई है मेरी नियत की वजह से, यार मुझे माफ कर देना। आज पढ़ाने के लिए ये बदनीति की मैंने, छुट्टी के लिए नहीं की, यकीन मानो। हाउ शुड अ गेन ऑन सेल ऑफ, मैं ये कह रहा हूं कि अब यार ये टेम्पो बना हुआ है तो 10 मिनट में हो सकता है 10-12 हो जाए। सर हम तो सवाल करने आए थे, वो सवाल इस काबिल है कि आपको करना पड़े? आसान सवाल था, जो इस काबिल था कल पूरी क्लास उस पर लगा दी और पूरा IS8 रिवाइज कर लिया। अब मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा IS8, उसमें बचा ही कुछ नहीं, एक ही कुछ गुंजाइश बची थी, वो उस सवाल में डाल दी हुई थी, बाकी तो अल्लाह की तरफ से। हाउ शुड गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट बी रिपोर्टेड इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट? खामोश हो जाए ना बच्चों। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट, एज डिडक्शन, अच्छा गेन है, हाँ 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 सही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यही करते हैं, लेकिन फिलहाल भी मैं रुक जाता हूं, कुछ और भी लिखा हो, वैसे ये सही है मेरे हिसाब से, तो यही करते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो आपकी तसल्ली के लिए अगला पढ़ते हैं। इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिडक्शन और गेन, गेन नहीं, वो तो कैश फ्लो जाता है। इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, शक हो सकता था इन दो में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है, ये तो हो गया कंफर्म। अब वो अपना पुराना उसूल, गेन है तो प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका है, लेस कर दो, तो ये सही है। और लेस नहीं हुआ होता कि ऐड कर दें, इसलिए ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड एज नॉन कैश एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ? इंटरेस्ट एक्सपेंस, यस, इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक होता है। लॉस ऑन सेल एड बैक होता है। इंटरेस्ट इनकम तो लेस होती है, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुकी होती है तो लेस करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो टैक्स चार्ज तो आता ही नहीं है, क्योंकि पीबीटी से स्टार्ट करते हैं जिसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ होता। परली साइड शुरू कर दो ताकि मुझे ब्रेक ना लगे जी। तो सही क्या हुआ? ए एंड सी। अभी तक होमवर्क में थोड़े से 2-4 ही मैंने डाले। यार सारे एमसीक्यूज तो मैं करा आ गया हूं, होमवर्क में कौन से थे? ऐसे ही 2-4 ही दिए। भाई वो 2 बंदों को बुला लिया करो इस वक्त। अच्छा जी भाई आप इधर देखें सारे, यार क्यों बोल रहे हो फिर यार? वापस करो मेरे फायरिंग्स। नो नो दैट वाज द रॉकेट, ये तो मार्कर्स हैं। नहीं नहीं, लैपटॉप क्यों उठा के मारो? तुम लेके भाग जाओ, तुम लेके भाग जाओ। अच्छा चुप प्लीज यार। वेयर इन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाइंग विद IFRS शुड यू फाइंड प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स सोल्ड? वो कहता है ऐसी कंपनी, सुनते तो रहे जिनको नजर नहीं आ रहा हूं मैं, ऐसी कंपनी जो IFRS को फॉलो कर रही है, वो वही कंपनी होगी जो इनकम स्टेटमेंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, चेन इक्विटी बनाती है, कैश फ्लो बनाती है और नोट्स बनाती है। अच्छा 5 कंपोनेंट्स मैंने बोले। वो कहता है वो कंपनी जो IFRS को फॉलो कर रही है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करंट एसेट्स की प्रोसीड्स यानी कैश कहां नजर आएगा? तो क्लोजिंग कैश बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में तो गेन लॉस जाता है,
उसके बाद चेंज इक्विटी में भी नहीं जाता, कैश फ्लो में भी नजर आता है। तो कैश दो जगह नजर आ सकता है प्रोबेबली, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट जाना उसका वो कैश फ्लो में नजर आता है और पड़ा होता है वो कहाँ पे, अब देखते हैं किस तरह का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में, हाँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्लोजिंग पड़ा होता है। चलो देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, चेंज इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, शक पे इन दोनों को डालेंगे पहले, इन दोनों को, फिर उसके बाद को फैसला करते हैं कौन सा लेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में तो भाई गेन लॉस जाता है, प्रोसीड्स नहीं जाती। अब रहेगी लड़ाई ए की और सी की, सॉरी ए की और डी की। डी कहता है भाई यार उनको कहो साथ ऑफिस बॉय कोई और हो जाए या कैंटीन वाला हो जाए, ज़रा जल्दी से ना 2 बंदे आ जाएं प्लीज़। ये डी नहीं कहता, ये मैं कह रहा था। डी कहता है प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट सोल्ड सिर्फ कैश फ्लो में नज़र आता है। ये तो हम भी मानते हैं, वो कैश फ्लो में नज़र आते हैं प्रोसीड्स फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेकिन एक, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, लेकिन एक कहता है कैश फ्लो के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी नज़र आते हैं। देखो अब थोड़ी सी बात थी कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर तो वो ये कह रहा है कि कैश वो वाला कहाँ पड़ा होता है, तो फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन का भी आंसर सही बनता था कि क्लोजिंग कैश में तो पड़ा होता है। लेकिन क्या क्या बैलेंस शीट के फेस पे कैश के सामने वो सेल प्रोसीड्स लिखी हुई नज़र आती हैं जो एसेट को बेचने के ऊपर आई हैं? इसका मतलब वो प्रोसीड्स नज़र तो आएंगी कैश फ्लो के फेस पे, हाँ वो बाकी कैश के साथ पड़ी होंगी कैश के क्लोजिंग में, लेकिन वो तो बहुत सारे इनफ्लोज आउटफ्लो नेट होकर कैश आ रहा होता है, तो फेस पे प्रोसीड्स तो नज़र नहीं आती बैलेंस शीट के। इसका मतलब कैश फ्लो के फेस पर, दोबारा पढ़ो, क्या नज़र आएगा? प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। वो कहां पे आपको नजर आएंगी? वो आपको नजर आएंगी कैश फ्लो में, ठीक है। माना कि ये कैश पड़ा कैश की अकाउंट में होता है, लेकिन उसमें और भी बहुत से कैश डेबिट क्रेडिट हो जाता है, तो ये आपको नजर नहीं आती है फिगर एग्जैक्टली, असर उसका पड़ा होता है कैश में, ठीक है। चलो आगे देखो, जाहिद एंड कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 40 आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग डेप्रीसिएशन लॉस। यार इसका क्या करना है? अब ये होमवर्क करना ना ज़रा, सिंपल है, सिंपल, कोई मसला तो नहीं आया था जिन्होंने किस किसने किया तो ज़रा हाथ खड़ा करें, इसमें कोई मसला तो नहीं आया था? अगर इनमें से किसी में मसला आया, मैंने होमवर्क लिखा है तो अभी बोल देना, ठीक है जी। हाँ जी 20 पे तो मैं जा ही रहा हूँ, मुझे तो पढ़ने तो देना एक दफ़ा, ये ना हो मुझे लगे को मसला है। असमल लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट आफ्टर अकाउंट, ये तो सेम है होमवर्क। ये सवाल तो मैंने कहा इस जैसे सवाल कर जरूर लेना, आपको तसल्ली हो जाए। ये देगा तब पर्चे में जब पूरा सवाल नहीं होगा, जब पूरा सवाल नहीं होगा। अच्छा जी, मिसाइल वापस, आया जय गौरी, और यार वैसे भेज दे खुद ना, तेरी मेहरबानी। और गौरी पढ़ना रहने नहीं दें, इत्थे रखो, होने होर किसी ने नहीं बोलना। ओके 18 प्लीज। अ कंपनी हैज, ये एक्स्ट्रा क्लास ऐसे जैसे आप मुझ पे एहसान करके हैं, मत आते। अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड, यार तुम तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जबान को भी रखवाओ, उस्ताद को सता के रक्षा चला के क्या करोगे? 18 अ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 4% लोन है, इंटरेस्ट पेबल, ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल को, और यार इंटरेस्ट का लेजर बनेगा मेरे ख्याल से, इंटरेस्ट एक्सपेंस का, ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, एक्सपेंस आप निकाल लोगे, ये फिगर्स को यूज़ करके एक्सपेंस निकाल लोगे, कैश की फिगर बैलेंसिंग आ जाएगी, और उसने मांगा क्या है? इंटरेस्ट पेड। ओके होमवर्क 19 फुरकान लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन करंट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड, व्हाट अमाउंट टू बी शोन इन कैश। यार ये इजी है, आ जाओ 20 पे, ये करते हैं और फिर छुट्टी, ठीक है।
उसके बाद फिर अगले एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जो ऐसे ऐसे वाले हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। वो तो कल मतलब मंडे को इंशाल्लाह हो सकता है नॉर्मल क्लास में ही मौका बन जाए, ठीक है। वैसे अभी चाय नहीं आई, इसलिए कोई नहीं, जमात बाद में अपनी अब हो सकती है, तो जहाँ तक चल सके चलेंगे। 20 के बाद भी चाय पिलाए बगैर आपको मैं कैसे भेज सकता हूँ? मेहमानाने गिरामी घर पे आए हुए को, मतलब मेरी तो मतलब मेरी गैर को तो नहीं ये जेब देता। आप चाय पिए बगैर नहीं जा सकते, तो हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर हो जाएं तो उसको माफ़ कर देना। अच्छा भाई, इस सवाल में कुछ नहीं था। अगर कैश फ्लो का फॉर्मेट आपको आता है, जो कि आता है, रिवर्स वर्किंग करनी थी सिर्फ। चलो शुरू करते हैं ज़रा। फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर इंक्लूजन इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर घर लिमिटेड। नेट जाते हैं घर जाते हैं। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग गिवन, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग गिवन, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी गिवन, इनकम टैक्स पेड भी गिवन, इंटरेस्ट पेड भी गिवन। कोई गल नहीं। यहां से हम शुरू करते थे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, आजकल लिखते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टैंडर्ड एक बार बदला, उसने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहा करो। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज PBT नहीं गिवन, एडजस्टमेंट्स नॉन कैश की कोई ऐसी चीज़ नहीं, एडजस्टमेंट्स वर्किंग कोई नहीं, लेस कोई नहीं है। अच्छा, निकालना क्या है? ओ वाओ, यानी आज वो निकालना है जो लिखा करते थे, कैश फ्लोज फ्रॉम, आई थिंक ये लिख रहा है वो, ऑपरेशंस। ओके, जिसके बाद वाली चीजें होती थी लेस, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड वगैरह। ओके, और सही है, तो एक ही है सवाल के अंदर ना, इंटरेस्ट ही है ना, बस वही लिख रहा हूँ। टैक्स भी अच्छा, बिस्मिल्लाह। तो फिर उस तीसरे को भी लिख लो, अच्छा नहीं लगता वो, फिर ऐसे नाराज़ होगा, फॉर्मेट में तो डाल दो, डिविडेंड पेड। अच्छा आ गई है चाय, तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई है, टेंशन ना लो। मैं भी जल्दी जल्दी कह रहा हूँ कि चलो ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। सुनो, अपना फ़ायदा यार, मेरा पर्चा तो है पास। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका उसने टोटल ही बता दिया है, बी जो हम लेते थे। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसका भी उसने टोटल ही बता दिया है। A+B+C। अब आज मैं इसको डांटूंगा भी नहीं, अब मैं तो कर जाऊंगा, ये गुस्सा इसने नहीं करेगा सारा दिन, सुबह से तंग कर जी। नेट CFs प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, और हम पहुंच जाते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर। ठीक है, अब डाटा क्या गिवन है, वो कहता है, शुरू करते हैं जी काम। नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना? 145 145। नेक्स्ट, नेट कैश आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 160 नेगेटिव। ठीक है, फिर कह रहा है इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाय 24। इंक्रीज हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं ओपनिंग 0 थे और क्लोजिंग जो है वो देख लेंगे, फिर इंशाल्लाह वही निकलेंगे। वही कहां से निकलेंगे, वही तो देखना है। ये देखो, वर्किंग वन क्या होती थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम लेते थे जी क्लोजिंग एंड ओपनिंग, और वो कह रहा है ओपनिंग क्लोजिंग तक आते आते 24 से बढ़ा है, इंक्रीज। तो ये गिवन था आज, आज ये भी गिवन वाला यूज करना है। ओके, अच्छा जी, और क्या लिखता है जी, टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड 65 और 12 पे 65, ये कोई नहीं है। ठीक है, चलो 24 में अब रिवर्स वर्किंग यहां से शुरू हुई है और यूं चल रहे हैं हम, यहां तक आना है हमने। ठीक है, तो जो चीजें माइनस हुई हैं वो प्लस करते जाओ, प्लस हुई हैं माइनस करते जाओ, सुकून से कैलकुलेटर पकड़ो। रिवर्स वर्किंग करनी है ना,
तो 24 से इधर आना है तो 24 ही होगा, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता। 24 में प्लस करो 145, सॉरी 24 में माइनस करो 145 प्लस करो 160, क्या आता है 39 पॉजिटिव। अब जरा ऐसे ही जरा चेक कर लेते हैं 39 जरा जो रिवर्स वर्किंग सही भी किया या नहीं। 39 माइनस 160 प्लस 145 कितना आता है? सही आ गए, हम सही आ गए, मतलब हमने वर्किंग सही की है। अच्छा उसके बाद जी 39 में ये माइनस होने वाले प्लस करो 1, अच्छा 116, और मेरे ख्याल में यही उसने मांगा हुआ था 116, ठीक है जी 116,000 लिख लो अब यहाँ पे, अगर बेहतर है, ठीक है ना। ओके तो अभी कुछ बच्चे रहते हैं, इनका इंतज़ार है हमें, तो क्या 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 चाय नहीं पीनी? जूस वालों को जूस मिला है? चलो वो चाय वाले पहले निकलना, तो जूस वालों के लिए जूस इंशाल्लाह आ जाएगा, कहना ज़रा यार उनको जूस भी साथ लेते हैं। जूस वालों के लिए फिर बैठ जाएंगे थोड़ी देर। A cash flow statement provides information that enables user to evaluate what, यार खैर अब थोड़ी इतना हो गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सॉरी नीचे वाला पढ़ने लग गया भाई, एक मिनट प्लीज। कैश फ्लो यूजर को क्या इवेल्युएट करने के काबिल करती है? सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी तो हो गया। क्या होता है लिक्विडिटी? क्या होती है? एबिलिटी टू पे फ्रॉम कैश, अभी पढ़ के भी आ रहे थे, तो कैश फ्लोज बताती है। नेट एसेट नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं, सॉल्वेंसी भी नहीं है जी, डी है इसका आंसर, करेक्ट आंसर, ये हो गया आंसर। डेली सेल्स एंड परचेजेज और एंड एम्प्लॉइज कॉस्ट कंप्राइज, इन्वेस्टिंग नहीं, वो तो फिक्स एसेट खरीदते हैं। फाइनेंसिंग में लोन शोन आया, कैपिटल आया, कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है। आसान है जी आसान, बाकी हो जाएंगे, चल जाते हो, चाह नहीं जी पीनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ कैश? राइट इशू में तो होगी, डेप्रिसिएशन नो, प्रोविजन नो, बोनस इशू नो। ए आसान है, ये आसान है, नहीं ये आराम आराम से कर लेते हैं, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ कैश? राइट इशू एंट्री होती थी कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। डेप्रीसिएशन की एंट्री होती थी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड। समझ गए हो? अच्छा जी सुने अच्छा जी ये एमसीक्यूज करने हैं, लेकिन इधर देखें प्लीज, एंड पर ना, एंड पर ये एमसीक्यूज हैं आपके पास पेपर्स वाले, मतलब एमसीक्यूज आते हैं। मैं आ रहा हूं बेटा, एक मिनट बात तो पूरी कर लूं, बीच में बात के कैसे रुक जाऊं। तो डेप्रीसिएशन में बेटा कैश की मूवमेंट नहीं होती। डेप्रीसिएशन की एंट्री आज तक जिंदगी में हमने कभी ये नहीं देखी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। डेप्रीसिएशन के अंदर कैश की मूवमेंट नहीं होती। ओके बाकी एमसीक्यूज ट्राई करने हैं, मैं करवा दूंगा, 10 मिनट का काम नहीं रह गया। ये 23 तक कोई मसला है तो बताएं, 23 तक कोई मसला है तो बताएं, कोई और एक आधा फरमाइशी। 25 बस आखिरी होगा बेटा, फिर छुट्टी करनी है ना अब, ठीक है। चाय पी रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं ओके बेटा, अगर आप लोग खामोश होंगे तो मैं करवाऊंगा ना। वापस कर दो, मत पियो। एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन 29 पहले पढ़ लें जी। Gains and losses on disposal of PPE are classified as financing activity, investing activity। बात हो रही है gains and losses की बच्चों, है तो investing activity, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। Operating activity, investing activity, either financing और operating depending on ये तो नहीं होना। अब जरा ध्यान से सोचो, gains and losses on disposal of PPE are classified as operating activity। operating activity में तो जाता तो है। investing activity इधर तो उसका कैश जाता है,
तो मेरे ख्याल से अगर यूं लिखा होता, जैसे पहले पढ़ के भी आए हैं, क्या रिवर्स पहले क्या पढ़ा है सेल यार, क्या डिस्टरबेंस है अहमद, क्या मसला है बेटा यार, इधर ऐसे 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 आप लोग। गेन्स लॉसेस की बात हो रही है, थोड़ी देर पहले सेल प्रोसीड्स की बात हुई है। सेल प्रोसीड्स को हमने कहा था इन्वेस्टिंग में आई, उसमें आपने क्यों नहीं कहा था कि वो ऑपरेटिंग में आता है गेन लॉस? तो सेल प्रोसीड्स की बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई आर क्लासिफाइड। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ पीपीई तो क्लासिफाई किया जाता है एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन उसका गेन लॉस कभी उधर नहीं जाता था। तो मैं तो चाहे जवाब जो भी लिखा हो, मैं तो बी की तरफ जाऊंगा। ऐसे क्या जवाब लिखा हुआ पीछे, तो आप उसको सही कर लें, मेरे हिसाब से बी है, करेक्ट कर लें इसको, ठीक है। बनता ही है, लॉजिकली हमने बात की। अगर किसी का बेटा क्लासिफाई कर रहे हैं हम, ये तो नहीं लिखा हुआ कि प्लस या माइनस होता है तो उसको गलत सही कह रहे हैं। मुझे बताओ, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल किस एक्टिविटी में क्लासिफाई करते थे? वो बस इसलिए, वैसे दोनों हो सकते हैं, कोई इतनी बारीक बात नहीं है। कोई अपनी लॉजिक देकर कहे सर जी वो डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन तो उधर जाएगी, कोई नहीं, इतना मसला नहीं है। बहरहाल मेरे हिसाब से ये बनता है जी। डी में वो कह रहा है फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग डिपेंडिंग अपॉन मेथड। छोड़ें जी, बात ही अजीब सी है, कभी फाइनेंसिंग में जा सकती है ये, छोड़ें बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल इंक्रीज कैश बैलेंस ऑफ अ बिजनेस? लोन रीपेमेंट से इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। बैंक ग्रांटिंग एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क है फिलहाल। डेटर पेइंग अमाउंट ओड, इससे तो पैसे बढ़ते हैं पक्का। सेल ऑफ स्टॉक ऑन, उधार पे बेचने से तो नहीं होता। अब इस पे भी शक पड़ा, बैंक ने लोन दिया है, इससे तो कैश बढ़ेगा नहीं। उसका जवाब यह है कि बैंक ने लोन नहीं दिया, लोन की फैसिलिटी दी है। अगर पैसे आप ड्रॉ करोगे तो ये लोन बनेगा, कैश आएगा। और नॉर्मली इसमें कैश नहीं लेते हम पेमेंट करते हैं, इसके थ्रू जाते रहते हैं, तो नॉर्मली इसमें कैश नहीं आता। बस ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब होता है आपके बिहाफ पे कोई बंदा हमसे लेने आएगा पैसे, तो हम उसे दे देंगे, आपको नहीं देते ये पैसे, इसलिए। और जूस आ गया और चला भी गया, तुम्हारा भी नहीं आया जूस, जो रह गए हैं जूस वाले कौन कौन है? चाय सबको पहुंच गई है। साकिब कह रहा है गुस्से में भी आज, और कह रहा है ये सही तमाशा है, एक टीएशिप भी करो, चाय भी पिलाओ इनको। सारा इंतजाम इसने किया है, ऐसे भाग के लाने वाले बेशक हैं, लेकिन मैनेजर होता है असल। अच्छा, जज़ाकल्लाह जी साकिब साहब। A company with सेहतमंद प्रॉफिट्स। चलो अब ये सफ़े का आखिरी एमसीक्यू तो कर लें, अच्छा नहीं लगता इसको छोड़ना। चलो जी, चलो ठीक है, इससे आगे वाले पढ़ के आना इंशाल्लाह कल करेंगे। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।